अध्याय 2551 गाड़ी खींचना। उन्हें जिंदा रखो, मुझे उनसे कुछ पूछना है, हान सेन ने एलिसियन मून से कहा, जो जी यांग शेन की जान लेने ही वाला था। एलिसियन मून ने अपना कागजी छाता नीचे किया और भाव शून्य होकर जी यांग शेन और बाकियों को देखा। जो 3 जिंदा बचे थे वे बुरी तरह घायल थे। एक नज़र से भी साफ पता चल रहा था कि उनकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन वे डोंगक्सुआन क्षेत्र द्वारा प्रतिबंधित थे, इसलिए यदि वे कोशिश भी करते तो भागने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। श्री जी, ये गुड़िया क्या है? हान सेन ने जी यांग शेन की ओर देखा, जिसके शरीर से खून बह रहा था। चूंकि मैं पहले से ही तुम्हारे हाथों में हूं, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हें कोई जानकारी नहीं दूंगा, जी यांग शेन ने कहा। हान सेन मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे राजकुमार कुछ बोलने वाला ही नहीं था, वरना वो बहादुरी भरे दावे करने के बजाय सौदेबाजी करता। हान सेन ने हाथ हिलाए और दोनों अर्ध देवीभूत राक्षस इंद्रधनुषी रोशनी की चमक में गायब हो गए। वे मानो शून्य हो गए, उनकी हड्डियां भी नहीं बची। मिस्टर जी, मुझे बताओ कि ये दानव गुड़िया कहाँ से आती है, और मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा, हान सेन ने धीरे से कहा। जी यांग शेन के चेहरे पर तरह तरह के भाव उमड़ पड़े, लेकिन इस बार उसने पहले जैसी निश्चिंतता से बात नहीं की। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मुझे सचमुच जीने दोगी? हान सेन हंसा और बोला, मिस्टर जी, हालांकि आप अपने आप में मस्त हैं, फिर भी मेरी नज़र में आप एक दयनीय चींटी हैं। आप मरे या न मरे, इससे मेरी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि आपके साथ क्या होता है। जी यांग शेंग ने दांत पीसकर हान सेन की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई बड़ा फैसला लिया हो, और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दानव गुड़िया के बारे में बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे जाने देने का वादा करना होगा। हान सेन का चेहरा ठंडा लग रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपना हाथ उठाया और इंद्रधनुषी रोशनी को बुलाया। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। जी यांग शेंग बहुत हैरान था। उसने सोचा कि हान सेन ने बाकी 2 राक्षसों को मारकर गलती की है। जी यांग शेंग ने सोचा कि अगर वह अकेला जिंदा है तो हान सेन अगर राक्षस गुड़िया का राज जानना चाहता है तो उसे नहीं मारेगा। इसलिए हान सेन को सौदेबाजी करने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि हान सेन के पास 2 अर्ध देवताओं को आसानी से मारने की शक्ति थी। इसका मतलब था कि दानव राजकुमार को भी आसानी से मारा जा सकता था। हान सेन के लिए उसके राज शायद ज्यादा मायने नहीं रखते थे। मुझे यह मत सोचने दो कि तुम झूठ बोल रहे हो, वरना अगर मैं तुम्हें मारना नहीं भी चाहूं तो भी मुझे सजा के तौर पर तुम्हें मारना पड़ेगा, हान सेन ने जी यांग शेंग से कहा। उसकी आवाज धीमी थी। हान सेन जानता था कि जी यांग शेंग एक ऐसा कीड़ा है जो सिर्फ बहादुरी से काम लेता है। अगर उसके माथा आस-पास होते तो शायद वह अपनी छवि बनाए रखने की कोशिश करता। इसलिए हान सेन ने एक छोटा रास्ता अपनाया और असल काम शुरू करने से पहले बाकी राक्षसों को मार गिराया। और अब जबकि वह अकेला जिंदा बचा था, जी यांग शेंग सौदेबाजी के लिए ज्यादा तैयार लग रहा था, लेकिन फिर भी उसकी बातचीत की कोशिशें कमजोर थीं। उसका संकल्प टूट चुका था। बहुत समय नहीं बीता था कि हान सेन को जी यांग शेंग से दानव गुड़िया की कहानी मिली। जी यांग शेंग को दानव गुड़ियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि उन्हें अल्फा ने बनाया था। उनमें जबरदस्त जीवन शक्ति थी और आकाशीय दानव शक्तियों में गहरी दक्षता थी। वे असली दानवों से भी ज्यादा डरावनी थीं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि दानव अल्फा ने दानव गुड़िया कैसे बनाई या उन्हें बनाने के लिए किन सामग्रियों का उपयोग किया गया था। लोगों का मानना था कि दानव गुड़िया दानव अभिजात वर्ग से बनाई गई थी, लेकिन उस स्तर की प्रतिभा वाले ज्यादा दानव अभिजात वर्ग नहीं थे। इसके अलावा रिकॉर्ड में किसी भी दानव अभिजात वर्ग का नाम गायब नहीं था, इसलिए ये सच नहीं हो सकता था। दानव समाज को भी दानव गुड़ियों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। केवल मुख्य पर्यवेक्षक ही उनके बारे में जानते थे। अल्फा द्वारा ज्यादातर दानवों को इस्तेमाल करने के लिए दानव गुड़िया नहीं दी जाती थी। हान सेन के बार बार सवालों और धमकियों के बावजूद जी यांग शेंग ने यह नहीं बताया कि दानव गुड़िया कैसे बनाई गई थी। यह शायद सिर्फ दानव अल्फा को ही पता था। कितनी दानव गुड़ियाएं हैं? हान सेन को पता था कि उसका बंदी झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए उसने ये पूछा। मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता। मुझे पता है कि कम से कम 1 दर्जन तो हैं ही। दानव अल्फा ने कुछ दानव गुड़ियाएं दी थीं। अभी भी कुछ स्टॉक में बची हैं। मुझे 3 देवरूपी दानव गुड़ियाओं के बारे में पता है, बाकी आधी अधूरी हैं।
जी यांग शेंग जिंदा रहने की चाह में टूटे हुए नल की तरह राज उगल रहा था। 3 देवरूपी दानव बुढ़ियाएं हैं। हान सेन चौंक गया। इन दिनों दानवों को कोई बड़ी जाति नहीं माना जाता था। ऊंची जातियों में उनका कोई उच्च स्थान नहीं था। न सिर्फ उनके बीच देवरूपी दानव थे, बल्कि उनके पास 3 देवरूपी दानव बुढ़ियाएं भी थीं। और भी हो सकती थीं। ये सोचकर ही डर लगता था। ऐसा लगता है कि राक्षस हमारी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, गु किंगचेंग ने कुछ क्षण सोचने के बाद कहा। हान सेन भी सोच रहा था, दानव अल्फा के बारे में जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे यकीन है कि ये दानव बुढ़िया शूरा राजा हैं जो शूरा के कब्रिस्तान के रास्ते जीनो ब्रह्मांड में आए थे। इसका मतलब है कि दानवों और शूराओं के बीच खून का रिश्ता है। लेकिन दानव अल्फा ने उन्हें दानव बुढ़िया में क्यों बदल दिया? हान सेन को समझ नहीं आया। इसलिए उसने जी यांग शेंग से पूछा कि एक दानव बुढ़िया को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। उस आदमी ने विस्तार से समझाया। लेकिन अगर तुम्हें इसे नियंत्रित करना आता भी है, तो भी इसे करने के लिए तुम्हें आकाशीय दानव शक्ति की जरूरत होगी, जी यांग शेंग ने कहा। लेकिन हान सेन ने पहले ही बैंगनी सीन सक्रिय कर दिया था। दानव बुढ़िया हिलने लगी। जी यांग शेंग का मुंह खुल गया और वह अब बोल नहीं पा रहा था। ये दानव बुढ़िया इस्तेमाल करने में आसान लगती है। हान सेन ने बैंगनी सींग उठाया जिससे बैंगनी धुआं निकल रहा था। जब तक हान सेन के पास वह बैंगनी सींग था, वह अपनी इच्छाशक्ति से दानव बुढ़िया को नियंत्रित कर सकता था। वह कई आदेशों का पालन कर सकती थी। बुढ़िया खुद ही छोटे छोटे काम भी कर सकती थी, इसलिए उसे हर समय नियंत्रित करने की जरूरत नहीं थी। मिस्टर हान, मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया जो आपने जानना चाहा था। मैंने एक बार भी झूठ नहीं बोला। क्या अब मैं जा सकता हूँ? जी यांग शेंग ने हान सेन से ईमानदारी से पूछा। वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। किसने कहा कि तुम कभी जा सकते हो? हान सेन मुस्कुराया। तुमने कहा था कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। क्या तुम अपना वादा तोड़ोगे? जी यांग शेंग हैरान रह गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, पर यह नहीं कहा था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। हान सेन ने हाथ हिलाया और कहा, भविष्य में तुम मेरी गाड़ी खींचने का काम संभाल सकते हो। गाड़ी खींच रहे हो? जी यांग शेंग उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। मुख्य क्षेत्र में कुछ राजा एक अज्ञात प्राणी का शिकार कर रहे थे। वे उसे मारने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि कोई चीज उनकी ओर आ रही है। वे काफी देर तक भ्रमित होकर देखते रहे, इससे पहले कि उन्हें समझ आता कि वे क्या देख रहे हैं। उन्होंने एक राक्षस को अपनी ओर आते देखा। राक्षस के कंधों पर रस्सियां बंधी थीं और वह रिक्शे जैसी कोई चीज खींच रहा था। अरे, क्या ये दानव जी यांग शेंग नहीं है? यह क्या कर रहा है? राजा इस अजीब दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उनमें से ज्यादातर बोल नहीं पा रहे थे। जी यांग शेंग एक कांसे की गाड़ी खींच रहे थे। उसमें छत तो नहीं थी, लेकिन उसमें सवार लोगों के लिए एक छतरी थी। गाड़ी के अंदर एक पुरुष और 2 महिलाएं थीं। ये सुंदर महिलाएं पुरुष के दोनों ओर बैठी थीं, मानो किसी राजा के दोनों ओर 2 पत्नियां बैठी हों। हान सेन को जी यांग शेंग को नीचा दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह गाड़ी में चढ़ना भी नहीं चाहता था। वह बस ये देखना चाहता था कि क्या वह आसपास मौजूद कुछ राक्षसों को बाहर निकाल सकता है। अगर वे जी यांग शेंग को बचाना चाहते या हान सेन को खत्म करना चाहते, तो उनके लिए कोर एरिया में ऐसा करना मुश्किल होता। इससे संभावित रक्षक अपनी दानव बुढ़ियों का इस्तेमाल करने को मजबूर हो जाते। हान सेन का असली मकसद उन दानव बुढ़ियों को और ज्यादा लुभाना था ताकि वह उन्हें अपने लिए ले सके। उसके लिए यह बहुत अच्छा होगा कि उसकी पिछली जेब में कुछ देवतुल्य दानव बुढ़ियां हों। दानव बुढ़ियों का अस्तित्व एक बहुत ही अजीब चीज थी। हान सेन ने जो दानव बुढ़िया पहले ही प्राप्त कर ली थी, उसमें जीवन शक्ति थी और वह थोड़ा बहुत खुद सोच सकती थी। हालांकि ऐसा कभी नहीं लगता था कि वह सचमुच जीवित है। इसका दिमाग तभी सक्रिय होता था जब इसे बैंगनी सीन से आदेश मिलते थे। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया जा रहा होता, तो यह एक निष्क्रिय रोबोट की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहता। इसके अलावा माना जाता था कि लोग किसी अन्य जीवित प्राणी के साथ मुख्य क्षेत्र में नहीं जा सकते थे। इसके बावजूद दानव बुढ़िया को मुख्य क्षेत्र में लाया जा सकता था। इसका मतलब था कि वह अपने आप में कोई जीवित प्राणी नहीं थी। हान सेन को नहीं पता था कि कोई देवता रूपी दानव बुढ़िया आ सकती है या नहीं। अगर ऐसा संभव होता, तो दानव निश्चित रूप से कोर क्षेत्र में एक्सट्रीम किंग से ज्यादा शक्तिशाली होते। बेशक ये सब हान सेन की सोच का ही नतीजा था। ये उसके अनुमान थे। हो सकता है कि मुख्य क्षेत्र में देवरूपी दानव बुढ़िया लाना भी संभव न हो।
अगर वे अंदर आ भी जाएं, तो भी दानव उनका इस्तेमाल गुप्त रूप से ही करेंगे ताकि उनकी बात दूसरी जातियों तक न फैले। आओ और देखो, हर दिन नई चीजें होती हैं, और ये तो बिल्कुल नई है। दानव का जी यांग शेन रिक्शा खींच रहा है। जी यांग शेन को दानव अल्फा बहुत प्यार करता है। वो बहुत घमंडी था, और अब वो एक रिक्शा वाले में तब्दील हो गया है। वो जिस गाड़ी को खींच रहा है, उस पर कौन है? वो चरम राजा का राजा तो नहीं हो सकता, है ना? चरम राजा का कौन सा राजा वर्ग ऐसा कर सकता है? ऐसा कारनामा उनमें से किसी के भी बस की बात नहीं है। तुम मजाक कर रहे हो। इस ब्रह्मांड में चरम राजा से ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है? तुम भगवान के पिता को भूल रहे हो। ओह, तुम्हारा मतलब हान सेन है? वो आदमी मरा नहीं है? मर गया। वो तो खैरियत से जी रहा है। उसने किसी तरह जी यांग शेन को ऐसा करने पर मजबूर किया है, और उसके साथ दो बेहद खूबसूरत औरतें भी हैं। क्या तुम उन दोनों लड़कियों को नहीं देख रहे? वो बहुत खूबसूरत है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया की तमाम नस्लों में से कोई भी उन दोनों से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। मैं उनके साथ बस एक बार बिस्तर पर सोने के लिए मरने को तैयार हूँ। सच में, वे इतने हॉट हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने एक बार एक्सट्रीम किंग की एक राजकुमारी देखी थी, लेकिन इन दोनों के सामने वो कुछ भी नहीं थी। ये लड़कियां बहुत ज्यादा हॉट है। एक्सट्रीम किंग की राजकुमारियां तो उनकी दासियां बनने के लायक ही नहीं है। ऐसी स्थिति में मुझे और करीब से देखना होगा। जी यांग शेंग ने अपना सिर नीचे किया और गाड़ी खींचता रहा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बहुत गुस्से में था, और उसने मन ही मन सोचा, हान सेन, वो कमीना, मुझे तुम्हें मारने का मौका मत देना, क्योंकि मौका मिलते ही मैं झपटने के लिए तैयार हूं। किसी ने इस दृश्य का वीडियो बनाकर सबको बता दिया। पूरी दुनिया को पता चल गया कि जी यांग शेंग हान सेन का रिक्शा वाला था। दानव के सरदार शर्म से खून की उल्टी करने लगे। इसके अलावा जो कुलीन लोग कभी जी यांग शेंग के आसपास थे, वे मारे जा चुके थे। बैकअप कुलीन लोग बहुत दूर थे, और उन्हें अपनी सीमा में आने में काफी समय लग सकता था। हान सेन ने कई राक्षसों को बाहर निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन राक्षस नहीं आए। गु किंगचेंग और एलिसियन मून इस बात से बहुत नाराज थे कि वे कई कामुक पुरुषों को आकर्षित कर रहे थे। खुशकिस्मती से वे सिर्फ शुरुआत में ही दिखाई दी। थोड़ी देर बाद लड़कियों ने अपने चेहरे छिपा लिए। उन्होंने कवच पहन रखा था ताकि कोई शरारती इंसान या जीव उन्हें न देख सके। लेकिन फिर भी कई राजा देखने के लिए आए। बेशक कुछ राजा महिलाओं से मिलने आए थे, लेकिन ज्यादातर राजा सिर्फ हान सेन से मिलने आए थे। वे उसका आशीर्वाद पाना चाहते थे या उसे पकड़ना चाहते थे। लेकिन इस अर्ध देवीभूत दानव जी यांग शेंग को हान सेन के लिए रिक्शा खींचते देख किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ उकसावे की कोशिश करे। अगर वे उसे जबरदस्ती ले जाने वाले थे, तो वे किसी और मजबूत कुलीन के आने का इंतजार करना पसंद करेंगे। हान सेन को आधे दिन तक यात्रा करनी पड़ी, तब जाकर किसी ने उनका रास्ता रोकने की हिम्मत की। देखो, कोई यहाँ है। जल्दी से इसका वीडियो बनाओ। देखते हैं हान सेन को कौन ढूंढ रहा है। क्या ये आइची जाति की ऑटम विंड नहीं है? ते ऐची औरतों पर डोरे डालने के लिए बहुत मशहूर है। ऑटम विंड जरूर उन दोनों लड़कियों के पीछे पड़ी होगी। सभी उच्च जातियों में ऐची काफी सम्मानित है। उनके रैंक में कई कुलीन लोग हैं, और धनुष चलाने में वे विशेष रूप से कुशल है। उनकी जाति में कई धनुर्धर है। फिर भी इन सबके अलावा ऐची काफी आलसी है। उनके ज्यादातर कुलीन लोग दूसरी जातियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऐसी बहुत कम जातियां हैं जिनके पास उनकी मदद के लिए कोई ऐची धनुर्धर न हो। ये ऑटम विंड शायद कई सदियों में उनका सबसे अच्छा धनुर्धर है। वो अर्ध देवीभूत है, और हो सकता है कि वह एक दिन देवता बन जाए। यह आदमी हान सेन को सचमुच हरा दे। मुझे डर है कि उसका लक्ष्य हान सेन नहीं है। असल में वे दो लड़कियां हैं। मुझे नहीं लगता कि ऑटम विंड में वो सब कुछ है जो जरूरी है। हान सेन को भगवान का पिता कहा जाना कोई मजाक नहीं है। यहाँ तक कि एक्सट्रीम किंग के देवता माने जाने वाले कुलीन भी उसे पकड़ नहीं पाए। इसलिए मुझे शक है कि ऑटम विंड ज्यादा कुछ कर पाएगा। शायद नहीं। तियानक्सिया प्रणाली और अराजकता की प्रणालियां बहुत जटिल है। अगर वे देवता हान सेन के पीछे पड़ गए होते और वह अच्छी तरह छिप गया होता, तो जाहिर है कि वे मुसीबत में पड़ जाते। मुख्य क्षेत्र में छिपना इतना आसान नहीं है। जब सब लोग बातें कर रहे थे, हान सेन की कांस्य गाड़ी शरद ऋतु की हवा के ठीक सामने आ गई। हान सेन ने ऑटम विंड को देखा। वह बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा था। वह हान सेन से छोटा और दुबला पतला था, लेकिन उसका चेहरा बहुत नाजुक था। खासकर उसके कान लंबे और तीखे थे। उसके लंबे चांदी जैसे बाल थे और उसकी पीठ पर पारदर्शी पंख थे। वह किसी किंवदंती के अल्फ जैसा लग रहा था। तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो?
हान सेन ने ऑटम विंड की ओर ठंडी निगाहों से देखते हुए पूछा। शरद ऋतु की हवा ने गु किंगचेंग और एलिसियन मून को देखा और कहा, मैंने सुना था कि यहाँ दो खूबसूरत महिलाएं हैं। कहा जाता है कि उनकी छवि पूरे ब्रह्मांड को अचंभित कर सकती है। इसलिए मैं बस उन्हें देखने के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे लगा कि कहानियां बढ़ा चढ़ाकर कही गई होंगी, लेकिन उन्हें देखने से पहले ही उनकी उपस्थिति ही मुझे मदहोश करने के लिए काफी थी। ये मादक एहसास वाकई इस यात्रा के लायक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये दोनों महिलाएं मुझे अपना चेहरा दिखाने को तैयार होंगी। मैं इस नज़ारे के लिए मरने को तैयार हूँ। जब तक तुम जा सकते हो तुम्हें घर चले जाना चाहिए, हान सेन ने सपाट लहजे में कहा। मैं इस बारे में गंभीर हूँ देवियों, अगर तुम मुझे अपना चेहरा देखने दो तो मैं तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूँ। अरे मैं तो तुरंत खुदकुशी कर लूंगा और मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होगा। ऑटम विंड ने हान सेन की बात अनसुनी कर दी और गु किंगचेंग और एलिसियन मून से एक नज़र देखने की भीख मांगी। उनके एकालोप के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लड़ाई चाहते थे। हान सेन जी यांग शेन को ऑटम विंड से आगे बढ़ने के लिए कहने ही वाले थे कि एलिसियन मून ने अचानक कहा, तुम हमारा असली रूप देख सकते हो, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम उसे हरा दोगे। ऐसा करो और तुम हमें देख पाओगे। एलिसियन मून की बातों से वहां मौजूद कई राजा चौंक गए। उन्हें लगा कि वे दोनों औरतें हान सेन की दोस्त हैं, लेकिन उसने तो कुछ और ही सुझाया था। उन्हें लगने लगा कि इन महिलाओं को किसी राक्षस ने बंधक बना रखा है। इससे लोगों का खून खौल उठा। वे उन खूबसूरत महिलाओं को बचाना चाहते थे। कोर एरिया के राजाओं द्वारा बनाए और वितरित किए गए वीडियो की वजह से दुनिया भर के कई कुलीन लोग वहां क्या हो रहा था ये देख पा रहे थे। एलिसियन मून की बात सुनकर कई गुस्से से भरी निगाहें हान सेन पर टिक गईं। अनगिनत नौजवान उन दो खूबसूरत लड़कियों को बचाने के लिए हान सेन को पीटना चाहते थे। बेशक जो युवा ऐसा सोचते थे, उनके पास आमतौर पर कोर एरिया में जाने के लिए जरूरी रैंक नहीं होती थी। कोर एरिया के अंदर से देख रहे राजा भी हिले नहीं। क्या तुमने जो कहा वो सच है? शरद पवन ने उत्साह से पूछा, उसकी आंखें चमक रही थीं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? एलिसियन मून मुस्कुराया। मुझे तुम पर विश्वास है मेरी लेडी। ऑटम विंड ने सिर हिलाया। फिर वो हान सेन की ओर मुड़ा। क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिर्फ लेडी के कहने पर ही हराऊंगा। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। यह आदमी बहुत आत्मविश्वासी है, हान सेन ने हंसी दबाते हुए सोचा। उसने ऑटम विंड की तरफ देखा और कहा, मैं तुमसे लड़ सकता हूं। अगर तुम जीत गए तो तुम लड़कियों को देखोगे। अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, ऑटम विंड ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। तुम क्या चाहते हो? हान सेन हैरान रह गया। उसने ऑटम विंड से ऐसा कुछ कहने की उम्मीद नहीं की थी। उसने ऑटम विंड की तरफ देखा, सोचा कि वो कोई मजाकिया आदमी है। हान सेन चुप हो गया और बोला, अगर तुम हार गए तो तुम भी उसकी तरह रिक्शा क्यों नहीं खींचते? जरूर। ऑटम विंड ने बिना सोचे समझे मान लिया। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि वो सचमुच हार जाएगा। हान सेन उठ खड़ा हुआ और गाड़ी से उतर गया। वो ऑटम विंड से 10 मीटर दूर खड़ा था। ऑटम विंड ने हान सेन की ओर देखा और कहा, जो भी वार करना चाहो करो। अगर तुम मुझे चोट पहुंचा सके तो तुम जीत जाओगे। यह आदमी तो मुझसे भी ज्यादा अजीबोगरीब बातें कर रहा है। हान सेन ने उस आदमी को देखते हुए सोचा। ऑटम विंड की पीठ पर एक धनुष था और उसे देखकर हान सेन बोला, मुझे अपना धनुष उधार दो। मैं तुम पर कुछ बार तीर चलाऊंगा। अगर तुम मेरे तीरों से बच नहीं पाए तो तुम हार जाओगे। अरे ये आदमी तो घटिया है। इसे जरूर पता होगा कि शरद पवन का धनुष ऐची का देवता स्वरूपी खजाना पवन सूत्र है। ये उससे खजाना ठगना चाहता है। ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा? क्या वो शरद ऋतु की हवा को बेवकूफ समझता है? बहुत कम लोग खुशी खुशी किसी और को अपना ईश्वरीय खजाना सौंपेंगे। अगर वे ऐसा करते भी हैं तो वे उसे किसी दुश्मन को नहीं सौंपेंगे। जब सब शिकायत कर रहे थे, शरद पवन ने अपनी पीठ से धनुष और तरकश उतारकर हान सेन की ओर फेंक दिया। आसपास के राजा उन दोनों को घूर रहे थे। उसने सचमुच उसे यह उधार दिया था। अरे हान सेन ने अभी बड़ा स्कोप बनाया है। भागो। क्या वो सचमुच धनुष चलाने वाला है? शरद पवन ने अभी अभी उसे धनुष दिया है। आगे बढ़ो, जब तक तुम संतुष्ट न हो जाओ मुझे किसी भी तरह से मारो। ऑटम विंड उदासीन लग रहा था और उसने हान सेन से बहुत ही सहजता से बात की। हान सेन ने धनुष और तरकश उठाया। उसने देखा कि तरकश में 10 तीर थे। उसने शरद पवन से कहा, ये 10 तीर है। मैं तुम पर 10 बार तीर चलाऊंगा। अगर मैं सभी तीर चूक गया तो मैं हार जाऊंगा। शरद पवन ने सिर हिलाया और कहा, जरूर।
अगर तुम एक भी तीर मेरे शरीर को छू पाए तो मैं हार जाऊंगी। हान सेन ने और कुछ नहीं कहा, उसने बस ऑटम विंड का धनुष कसकर पकड़ लिया। धनुष बहुत साधारण लग रहा था, उसका ढांचा पुरानी लताओं से बना हुआ लग रहा था। वो एक बहुत पुराने जमाने का लंबा धनुष लग रहा था। उसकी डोरी आधी पारदर्शी थी और बाल जितनी पतली, हालांकि वो बहुत कसकर बंधी हुई थी। हान सेन को नहीं पता था कि वो किस जीव की कंडर से बना है। जैसे ही हान सेन ने धनुष पकड़ा, ऑटम विंड का चेहरा उदास हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब हान सेन ने धनुष उठाया तो ऑटम विंड को पता चल गया कि वह उस अस्त्र में निपुण है। हान सेन निस्संदेह एक उत्कृष्ट धनुर्धर था। हालांकि शरद पवन ने हान सेन को उसका धनुष नहीं दिया क्योंकि वो मूर्ख था। दरअसल शरद ऋतु की हवा बहुत चालाक थी। बहुत कम लोग थे जो पवन डोरी का इस्तेमाल कर सकते थे। यह एची के गुप्त खजानों में से एक था और केवल एची का खून ही इसे सक्रिय कर सकता था। पवन डोरी एक बहुत ही आध्यात्मिक वस्तु थी और शरद पवन ने पहले ही इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। अगर कोई इसे उससे छीन भी ले तो भी वह इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हान सेन का धनुष चलाने का प्रयास व्यर्थ होगा। ये हथियार उसकी कोई मदद नहीं करेगा और हो सकता है कि वह इससे घायल भी हो जाए। ऑटम विंड इतना विनम्र सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह चाहता था कि दोनों महिलाओं पर उसके चरित्र का अच्छा प्रभाव पड़े। अगर हान सेन उस पर पवन डोरी से वार करता तो उसे हिलने डुलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हान सेन चूक जाता और खुद पवन डोरी से घायल हो जाता। जब उसने देखा कि हान सेन धनुष संभालते हुए कितना सहज लग रहा है तो ऑटम विंड को एहसास हुआ कि हान सेन तीरंदाजी में बहुत माहिर होगा। हालांकि ऐसे कुलीन व्यक्ति को पवन डोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए था। इसलिए ये सवाल उठता है कि हान सेन उसे उधार क्यों मांगेगा। हान सेन ने पवन डोरी के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उसने डोरी के चारों ओर 2 उंगलियां फेरी और उसे खींचने की कोशिश की। जैसा कि सभी ने देखा, वो रेशम जैसी अर्धपारदर्शी डोरी हिली नहीं। उफ़! जिन राजाओं और रईसों ने ये देखा, उनके मुंह में जो कुछ भी था वो लगभग थूक दिया। आधे दिन बाद हान सेन धनुष की डोरी हिलाने में असमर्थ हो गया। प्रतियोगिता की कोई जरूरत ही नहीं थी। हान सेन एक भी तीर नहीं चला सका। हान सेन बहुत भोला है। क्या उसने सचमुच सोचा था कि शरद ऋतु की हवा उसे अपनी दयालुता के कारण धनुष दे रही है? यह आइची की पवन डोरी है। आइची के खून के बिना इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाँ, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। वो पवन सूत्र है। जब एची इतिहास के अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे तब उनके अंतिम देवता का निधन हो गया। उसके बाद से उनका कोई देवता नहीं हुआ। बोनास जाति ने एची पर हमला किया और उनसे पवन सूत्र चुरा लिया। फिर बोना के राजा ने एक समारोह में पवन सूत्र का प्रदर्शन करने की कोशिश की। यह एक सेनापति को दिया गया था जो धनुष चलाने में माहिर था। उसने धनुष ले लिया और राजा ने उससे तीरंदाजी का प्रदर्शन करने को कहा, लेकिन वह सेनापति तमाम तरह की शक्तियां आजमाने के बावजूद धनुष की डोरी नहीं हिला पाया। बोनास के राजा ने ये देखा और उसने एक अन्य सेनापति को पहले सेनापति के साथ मिलकर काम करने का आदेश दिया। उनमें से एक ने धनुष पकड़ा जबकि दूसरे ने डोरी खींची। उन्होंने पवन डोरी को बलपूर्वक खोलने की कोशिश की। वे पवन डोरी खींचने में तो कामयाब रहे, लेकिन उसे खींचते ही डोरी मानो तूफान की तरह सक्रिय हो गई। पवन डोरी अपने आप हिलने लगी और किसी तरह डोरी ने दोनों सेनापतियों के सिर काट डाले। तब से पवन डोरी का कोई भी मालिक उसे नहीं चला पाया। अंततः वे सभी इससे घायल हो गए। ऐसा भी कहा जाता था कि ये दुर्भाग्य लाती है। ये तब तक था जब तक पवन डोरी को उसके सही स्थान पर वापस नहीं लाया गया। इसे प्राप्त करने वाले एची कुलीन वर्ग ने पवन डोरी से कई लोगों को मार डाला और अंततः देवता बन गए। इसने एची जाति को फिर से जीवित और प्रासंगिक बना दिया। परिणामस्वरूप पवन डोरी का नाम पूरे ब्रह्मांड में बहुत प्रसिद्ध हो गया। लेकिन एची के अलावा किसी और ने धनुष चलाने की हिम्मत नहीं की। कोई आश्चर्य नहीं कि शरद ऋतु की हवा ने इतनी जल्दी धनुष दे दिया। ये वास्तव में पवन डोरी है। हान सेन ने पवन तार थाम लिया और उसकी उंगलियां धनुष की डोरी को सहलाने लगी। उसके स्पर्श से वह कांप उठी, मानो वो किसी अजगर या बाघ से छू रहा हो। तलवारों में तलवार की आत्माएं होती थीं और धनुषों की भी अपनी आत्मा होती थी। ये जितना ऊंचा स्तर होता, दूसरों के लिए इसका इस्तेमाल करना उतना ही मुश्किल होता। हान सेन ने खजाने को सक्रिय करने के लिए अपनी डोंगशुआन सूत्र शक्तियों का इस्तेमाल किया। वह ज्यादातर खजानों का इस्तेमाल कर पाया, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्यादातर खजानों के पहले से कोई मालिक नहीं थे। इस पवन डोरी का एक स्वामी था और हान सेन द्वारा अपनी डोंगशुआन क्षेत्र शक्तियों का इस्तेमाल करने पर भी ये प्रतिरोध करती रही। वो डोरी को वापस नहीं खींच पाया।
हान सेन की उंगलियां उस कोमल सी डोरी पर अटक गईं। धीरे धीरे उसने अपनी जेड स्किन शक्ति का प्रयोग किया। डोरी पर पड़ी उंगलियां बर्फ में बदल गईं और उसकी शक्ति और भी भव्य हो गई। लेकिन वो डोरी अब भी नहीं हिल रही थी। हान सेन ने कितनी भी जोर से डोरी खींची, वो हटने को तैयार नहीं थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कभी होगा भी या नहीं। शरद पवन ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मेरी पवन डोरी का अपना अलग ही दिमाग है, कोई भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम कोई दूसरा धनुष क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे अपने धनुष थोड़े जिद्दी पसंद है, हान सेन ने रहस्यमय ढंग से कहा। शरद पवन ने धीरे से कहा, मुझे आपकी कोशिश से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप इन दोनों लड़कियों को बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करा सकते। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अभी शुरू कर सकते हैं। ये पहला तीर है, हान सेन ने कहा। फिर उसने तरकश से एक तीर निकाला। हान सेन को तीर पकड़ते ही सुकून का एहसास हुआ। एक ऐसी अनुभूति थी जिसे बयान करना मुश्किल है। जब वह अभयारण्यों में होता था तो वह अक्सर धनुष का इस्तेमाल करता था और धनुष चलाने में वह हमेशा अव्वल रहता था। जब वह ब्लैक हॉक मिलिट्री अकादमी में था तो उसने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। हान सेन को धनुष चलाना बहुत पसंद था, लेकिन उसे अभी तक जीनो ब्रह्मांड में इतना शक्तिशाली धनुष नहीं मिला था, और जब दूर से वार करने की बात आती थी तो वह हमेशा स्पैल के शस्त्रागार का इस्तेमाल कर सकता था। अब वो शायद ही कभी धनुष का इस्तेमाल करता था। यहां तक कि अगर उसे एक अच्छा धनुष जानवर आत्मा मिल जाए तो वह जल्द ही इसे अपनी बेटी हान मेंगे को दे देगा। हान सेन ने सोचा था कि उसे फिर से धनुष इस्तेमाल करने में काफी वक्त लगेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इस तरह की स्थिति में धनुष इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। फिर से धनुष पकड़ना अच्छा लग रहा है, हान सेन ने आह भरी। उसने तीर उठाया और उसे पवन सूत्र की डोरी पर दबाया। यह आदमी क्या हासिल करना चाहता है? वो विंड स्ट्रिंग की डोरी नहीं खींच सका, तो उस पर तीर लगाने का क्या मतलब है? क्या तीर खुद ही निकल जाएगा? सबको लगा कि हान सेन जो कर रहा है वो बहुत अजीब है। सब समझ गए कि हान सेन में पर्याप्त शक्ति नहीं थी। उसने विंड स्ट्रिंग की डोरी 2 बार खींची थी, पर वह हिली ही नहीं। उसे खींचना तो दूर की बात थी। शरद पवन ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और कहा, वास्तव में मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आप एक अलग धनुष का उपयोग करें। हान सेन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने धनुष और तीर उठाया और जेड स्किन पर निशाना साधा। फिर उसने विंड स्ट्रिंग की डोरी खींची। हान सेन की उंगलियों में एक डरावनी शक्ति उमड़ पड़ी। उसने डोरी को खींचा, लेकिन वह हिलने का नाम नहीं ले रही थी। हान सेन ने बहुत ज्यादा जोर लगाया था। उसने इतनी जोर से खींचा कि डोरी उसकी उंगलियों में धंस गई और उसकी हड्डियों तक पहुंच गई। उसने जेड स्किन की सुरक्षा को पूरी तरह से भेद दिया। जबरदस्ती मत करो। यहां तक कि एक देवता तुल्य कुलीन व्यक्ति को भी पवन तार की डोरी खींचने में परेशानी हो सकती है, ऑटम विंड ने चेतावनी दी। हान सेन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो डोरी खींचता रहा और उसकी उंगलियों की ताकत बढ़ती गई। सर, भागो! जबकि सबका ध्यान हान सेन पर था, एक दानव जी यांग शेंग पर भौहें चढ़ा रहा था, जो अभी भी रिक्शा से बंधा हुआ था। जी यांग शेंग ने उसे न देखने का नाटक किया, लेकिन जिस दानव राजा ने उसे पुकारा था वो जल्दी में था। हालांकि वह जी यांग शेंग को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। वो वहां अकेला दानव था। असली दानव कुलीन अभी तक नहीं आए थे। राजकुमार को क्या हो गया है? क्या वो मंदबुद्धि है? वो भाग क्यों नहीं रहा है? दानव राजा ने सोचा। हान सेन स्पष्ट रूप से इस समय धनुष पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए दानव को पता नहीं था कि जी यांग शेंग उसके पास मौका होने पर भागने से इनकार क्यों कर रहा था। दानव जी यांग शेंग को इशारे करता रहा। उस आदमी के लगातार हाथ हिलाने से राजकुमार बहुत क्रोधित हो गया। उसने उस आदमी से मुंह फेर लिया। मन ही मन वह सोच रहा था, क्या तुम मूर्ख हो? बेशक, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भाग जाता। मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हान सेन मेरे ठीक बगल में है और उन दोनों औरतों को उकसाया नहीं जा सकता। मैं भागने का जोखिम नहीं उठा सकता। दानव ने देखा कि जी यांग शेंग अब उसकी तरफ देखने से इनकार कर रहा है, इसलिए वह भीड़ से हटकर जी यांग शेंग की नजरों में वापस आ गया। जब उसे यकीन हो गया कि राजकुमार उसे देख सकता है तो उसने फिर से इशारा करना शुरू कर दिया। जी यांग शेंग की भौहें गहरी उदासी में झुकी हुई थीं। वो उस दिमागी तौर पर क्षतिग्रस्त दानव को थप्पड़ मारना चाहता था। वह अब भागने वाला नहीं था। अगर वह भागने लगा तो हान सेन के साथ मौजूद 2 औरतें समझ जाएंगी कि वह भागने की कोशिश कर रहा है। अगर वो फिर से पकड़ा गया, और इस बार एक बड़ी भीड़ के सामने, तो ये बहुत बुरा होगा। जी यांग शेंग ने मूर्ख दानव की उपेक्षा की और अपनी आंखें बंद कर लीं।
सब देख सकते थे कि हान सेन अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, हालांकि डोरी उसके शरीर में धंस रही थी। वो अभी भी धनुष नहीं खींच पा रहा था, और इससे वे खुश थे। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम सभी देवताओं के पिता हो? अगर तुम थे भी, तो वो एक धनुष ही है। तुम देवताओं के पिता हो, धनुष के पिता नहीं। तुम इस धनुष से कुश्ती लड़ने पर क्यों अड़े हो? उसका अहंकार बेकाबू हो गया है। उसने एक बड़ी लड़ाई का अनुभव किया है और अब उसे विश्वास है कि वो कुछ भी कर सकता है। हाँ हाँ, मैं आखिरकार हान सेन को खुद को बेवकूफ बनाते हुए देख सकता हूँ। विंड स्ट्रिंग चलाना इतना आसान नहीं है। अगर यह इतना आसान होता, तो यह आइची का नहीं होता। जब सब धनुष पर चर्चा कर रहे थे, हान सेन की आंखें सख्त हो गईं। उसके चारों ओर भूरे पंखों का एक वस्त्र प्रकट हुआ, जिससे इंद्रधनुषी रोशनी फैल रही थी। दर्शकों की भीड़ हान सेन से आती इंद्रधनुषी चमक तो देख सकती थी, लेकिन वे हान सेन के वस्त्र या उसकी पीठ पर उभरे प्रतीक का विवरण नहीं समझ पा रहे थे। मोर अपनी पूंछ फैला चुका था। उसकी रोशनी की चमक हान सेन को घेरे हुए थी। जैसे ही हान सेन को मोर राजा का बफ मिला, उसकी जेड स्किन उंगलियां इंद्रधनुष की तरह चमक उठी। उसके हाथों में दौड़ती शक्ति सचमुच भयावह स्तर तक पहुंच गई। जैसे ही वो डरावनी शक्ति हान सेन के भीतर उठी, पवन तार आखिरकार हिलने लगा। इंच इंच करके धनुष खींचा जा रहा था। ड्रैगन जैसी कंडा तार पागलों की तरह कांप रही थी। उससे किसी प्राचीन शिकारी के दहाड़ने जैसी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आ गया हो। आसपास के लोगों को लगा कि उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। भीड़ में मौजूद हर किसी को ऐसा ही महसूस हुआ। हान सेन ने जब विंग स्ट्रिंग की डोरी वापस खींची, तो वे हक्के बक्के रह गए। वे इतने सदमे में थे कि कुछ कह नहीं पाए। पवन डोरी को बलपूर्वक खींचा जा सकता था, ठीक बोना सेनापतियों की तरह, जो अर्ध देवीभूत थे और विशुद्ध शक्ति पर केंद्रित थे। अपनी शक्ति के संयोजन से उनकी शक्तियां देवीय स्तर तक पहुंच गईं और पवन डोरी की डोरी को खींच लिया। हालांकि उन्होंने ऐसा केवल एक बार ही किया था। पवन डोरी को पीछे धकेलने वाले लोगों के लिए हालात कभी अच्छे नहीं रहे। एक देवता तुल्य कुलीन वर्ग था जो एक बार पवन डोरी की डोरी को पीछे खींचने में कामयाब रहा था। उसे अपनी इच्छा का पालन करने के लिए मजबूर करने के बाद उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब सब देख सकते थे कि हान सेन ने पवन तार खींचने में कामयाबी हासिल कर ली है। वे इस बात से जितने हैरान थे, उतने ही खुश भी थे। वे आश्चर्यचकित थे कि हान सेन पवन डोरी बनाने में सक्षम था, और वे ये जानने के लिए उत्साहित थे कि क्या इसका उपयोग करने वाले अन्य लोगों की तरह हान सेन पर भी दुर्भाग्य आएगा या नहीं। हान सेन ने पवन तार खींचा और धनुष से आती शिकारी गर्जना और तेज हो गई। आसपास के राजाओं के सीने में धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें लगा जैसे उनके दिल फट जाएंगे। जब सभी लोग इस सदमे में डूब गए, तो उन्हें पता चल गया कि उन्हें उस क्षेत्र को छोड़कर हान सेन को और अधिक दूरी से देखना होगा। शरद पवन गंभीर दिखने लगा। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। हान सेन धनुष की डोरी को जितना हो सके पीछे खींचने वाला था। अगर उसने अभी तीर चलाया, तो शरद पवन को सचमुच यकीन नहीं था कि वो तीर से बच पाएगा या नहीं। पवन तार अपनी पूरी शक्ति से किसी भी देवता को नुकसान पहुंचा सकता था। शरद पवन केवल अर्धदेवीभूत था। हालांकि यह उसका धनुष था, फिर भी उसे नहीं लगता था कि वो इससे छोड़े गए बाण से बच पाएगा। कैट, जब विंड स्ट्रिंग की धनुष की डोरी आधी पहुंची, तो हान सेन को लगा जैसे कुछ फंस गया हो। वो डोरी को न तो आगे खींच पा रहा था और न ही उसे छोड़ पा रहा था। ऐसा होते ही धनुष से एक बवंडर जैसी पदार्थ की जंजीर निकली। यह एक भयानक अंतरिक्ष बवंडर बन गया जिसने हान सेन को अपनी ओर खींच लिया। अरे नहीं, अरे नहीं, पवन डोरी उसे निगल जाएगी। हान सेन के लिए दुर्भाग्य, उसे वह शापित पवन डोरी क्यों उधार लेनी पड़ी। क्या विंड स्ट्रिंग हान सेन का सिर काट देगी? कहना मुश्किल है। पवन डोरी से कई लोगों का सिर धड़ से अलग हो चुका है। शरद ऋतु की हवा के माथे पर पसीना आ गया। अगर हान सेन ने तीर चलाया भी, तो उसे नहीं लगा कि वह बच पाएगा। जैसे ही सभी राजा इस पर चर्चा कर रहे थे, विंड स्ट्रिंग के आसपास का बवंडर अचानक गायब हो गया, और हान सेन अभी भी तूफान के केंद्र में था। वह धनुष पकड़े हुए था, और जैसे ही उसने उसे पीछे खींचा, उसकी डोरी फिर से हिलने लगी। विंड स्ट्रिंग से उसे कोई चोट नहीं आई थी। पवन धागा उसके हाथों में कराहता रहा। ऐसा लग रहा था मानो वह वहां रहना ही नहीं चाहता, लेकिन उसके पास अपने नए धारक के आगे झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था, और नतीजा ये हुआ कि वो कराह उठा। जब मैं, हान सेन, तीर चलाना चाहता हूं, तो तुम्हें चाहे जो भी हो, तीर खोलना ही होगा, हान सेन ने घोषणा की। फिर उसने अपनी उंगलियों से जोरदार ताकत लगाई। धनुष की डोरी जो पूरी तरह से नहीं खींची गई थी, अचानक पूरी तरह से खींच गई। अब वो जितना हो सकता था, उतना आगे तक पहुंच गई थी।
ऐसा लग रहा था जैसे पूर्णिमा हो। पवन तार कांप उठा और हिलने लगा, गुस्से से दहाड़ने लगा, लेकिन उसके विरोध का कोई असर नहीं हुआ। वह हान सेन को तीर चलाने से नहीं रोक सका। सब हैरान थे। हान सेन जबरदस्ती पवन डोरी का इस्तेमाल कर रहा था, यहां तक कि उसकी भस्म करने की शक्ति भी उसके नए धारक को उसका इस्तेमाल करने से नहीं रोक पाए। अब पवन डोरी को देखना ऐसा था जैसे किसी औरत को उसके ऊपर जबरदस्ती चढ़ते हुए देखना। हान सेन ने ऑटम विंड पर तीर चलाया। ऑटम विंड का चेहरा धूसर हो गया, उससे बहता पसीना उसके कपड़ों को भिगोने लगा था। हान सेन को तीर चलाने की तैयारी में देखकर ऑटम विंड अंततः चिल्लाए, नहीं, मत चलाओ, मुझे पता है कि तुम चला सकते हो। हान सेन ने उसकी परेशानी पर ध्यान नहीं दिया। उस धनुष की डोरी खींचने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इतनी मेहनत के बाद वो उसे जरूर चलाएगा। वाह! जब हान सेन ने धनुष की डोरी छोड़ी तो अंतरिक्ष का ताना बाना टूट गया, तीर उड़ गया और सबकी नजरों से ओझल हो गया। पतझड़ की हवा तूफान बन गई। वो अपनी जगह बदलता रहा, मानो कोई उसे पकड़ न पा रहा हो। लेकिन किसी तरह वो पंख वाला तीर फिर भी उसके सामने आ गया। वो सीधे उसके माथे में जा धंसने वाला था। शरद पवन एक मरा हुआ आदमी था। जैसे ही पंख वाला तीर शरद पवन के माथे पर लगने वाला था, तीर अचानक अपना लक्ष्य छोड़कर दूर चला गया और पास के एक ग्रह की ओर बढ़ गया। वेदना! तीर ने पूरे ग्रह को छेद दिया और 1 सेकंड बाद ही ग्रह में विस्फोट हो गया। प्रघात की लहर कई अन्य ग्रहों पर भी पहुंच गई और उनके आसपास के राजा प्रघात की लहरों से असंतुलित हो गए। सौभाग्य से वे ग्रह से बहुत दूर थे, अन्यथा विस्फोट से उन्हें बहुत नुकसान होता। शरद पवन का चेहरा पीला पड़ गया था। अगर वो तीर उसे लग जाता तो उसका शरीर नष्ट हो जाता, वो बच नहीं पाता। पवन रज्जु का प्रयोग करने पर भी वो धनुष से उतनी शक्ति नहीं जुटा पाता था। आखिरकार वह देवता नहीं था, वो पवन रज्जु की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता था। मुझे न मारने के लिए धन्यवाद, मिस्टर हान। ऑटम विंड ने हान सेन को प्रणाम किया। क्या मुझे एक और तीर से प्रदर्शन करने की जरूरत है? हान सेन ने ऑटम विंड की ओर देखते हुए पूछा। कोई जरूरत नहीं है, मैं हार गई। मैं अपना वादा निभाऊंगी और आपकी तरफ से रिक्शा चलाऊंगी। ऐसा करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी, ऑटम विंड ने कहा। हान सेन ने पवन डोरी और उसका तरकश शरद पवन को लौटा दिया। धनुष का स्वामी शरद पवन था। हान सेन उसका इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इसके लिए उसे आत्मा वस्त्र, जेड स्किन और डोंगशुआन सूत्र की शक्ति की जरूरत थी। उस एक तीर को चलाने से ही वो पूरी लड़ाई से ज्यादा थक गया था। धनुष चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हान सेन के लिए उसे इस्तेमाल करना आसान नहीं था। और हाँ, हान सेन ने तो बस इतना ही कहा था कि वह इसे उधार लेना चाहता है। उसने हमेशा इसे लौटाने की योजना बनाई थी। शरद पवन ने धनुष स्वीकार कर लिया और उसे अपनी पीठ पर रख लिया। वो कांसे के रिक्शा के आगे चला गया और जी यांग शेन के बगल में खड़ा हो गया। उसने रस्सी खींची और कहा, श्रीमान जी, अब जब हम सहकर्मी हैं तो आपसे मिलकर अच्छा लगा। भाड़ में जाओ, अपनी गांठ का ख्याल रखो। जी यांग शेन गुस्से से फुफकार उठा। वो सोच रहा था कि उसके जैसे रईसों को रिक्शा क्यों चलाना पड़ता है, और उसे हैरानी हो रही थी कि ऑटम विंड इस तुच्छ काम के लिए इतना उत्साह क्यों दिखा रही है। जब लोगों ने जी यांग शेंग और ऑटम विंड को कांस्य रिक्शा खींचते देखा तो अंततः उनकी घबराहट दूर हो गई। भगवान के पिता वाकई अपनी उपाधि के हकदार है। वो तो हद से ज्यादा भगवान है। वो बिना मरे विंड स्ट्रिंग को अपने अधीन कैसे कर सकते हैं? क्या वो सच में राजा है? क्या तुम्हें यकीन है कि वो छद्म देवता नहीं है? बकवास! देवता मुख्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, लेकिन जब उसने धनुष का इस्तेमाल किया तो मुझे लगता है कि उसने एक पदार्थ श्रृंखला उत्पन्न की। वो पंखों वाला वस्त्र जरूर कोई शक्तिशाली दैवीय खजाना होगा। इसी वजह से उसे इतनी डरावनी शक्तियां मिली होंगी। कोई आश्चर्य नहीं कि चरम राजा उसे पकड़ नहीं पा रहा। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वहां कुछ एक्सट्रीम किंग राजकुमार और राजकुमारियां भी थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी हान सेन पर हमला करने का फैसला नहीं किया। कोई भी उसे रोकने की कोशिश करने को तैयार नहीं था। पवन डोरी के साथ उसका प्रदर्शन इतना डरावना था कि सभी दंग रह गए। कोर एरिया में एक्सट्रीम किंग भी उसका सामना नहीं करना चाहता था, जब तक वे उसके खिलाफ देवताओं को नहीं ला पाते। हान सेन की शक्ति बस भारी थी। सभी जातियों ने हान सेन के तीर चलाने के वीडियो पर शोध किया। व्यापक रूप से स्वीकृत व्याख्या ये थी कि पंखों वाला यह वस्त्र एक रहस्यमयी खजाना था जिसने उनकी मदद की। हो सकता है कि कुछ लोगों को हान सेन की शक्ति किसी देवता से भी टक्कर लेने की अनुमति दे। वो साले, उसे इतनी अच्छी किस्मत कैसे मिली? पहले तो उसने मेडुसा की नज़र की ढाल हासिल की और अब उसके पास वो रहस्यमयी पंखों वाला चोगा है।
उसके पास कितने खजाने हैं। चरम राजा के छठे चाचा ने फुटेज देखी और करा उठे। लगता है हम उसे कोर एरिया में नहीं पकड़ पाएंगे, हमें उसे अराजकता की व्यवस्थाओं में ढूंढना होगा, चौथे अंकल मेंग ली ने कठोर स्वर में कहा। स्प्रिंग रेन उसे ढूंढ रहा है, मुझे उम्मीद है कि वे नतीजे लेकर लौटेंगे। हालांकि छठे चाचा को स्प्रिंग रेन की सफलता की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। अब सभी जातियों को एक बात समझ आ गई, हान सेन को मुख्य क्षेत्र में उकसाया नहीं जाना चाहिए। हान सेन का मुख्य क्षेत्र में निरंतर भ्रमण संघर्ष से मुक्त था। हालांकि कई लोग उनका अनुसरण करना चाहते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी परेशानी नहीं उठाई। हालांकि यही बात हान सेन को उदास कर रही थी। दानव भी लड़ाई शुरू करने नहीं आए। हान सेन और भी दानव गुड़िया चाहता था, और उसे एक भी गुड़िया पाने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। अगले दिन हान सेन ने ऑटम विंड को जाने देने का फैसला किया। उसे रिक्शा खींचने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी, और अगर दानव नहीं आने वाला था तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं था। भाई पवन, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तुम जा सकते हो। शरद ऋतु की हवा वास्तव में बहुत अच्छी थी, इसलिए हान सेन उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। शरद पवन ने यह सुनकर दृढ़ता से सिर हिलाया। उसने कहा, नहीं नहीं, चूंकि मैं हार गया हूं, इसलिए मुझे अपना वादा निभाना होगा। तुमने तो पूरा दिन खींच लिया, बहुत है, हान सेन ने चौंकते हुए जवाब दिया। एक दिन काफी नहीं है, ऑटम विंड ने कहा, मुझे कम से कम 1 साल तक तुम्हारी और इन दोनों महिलाओं की मदद करनी है। नहीं, 10 साल, तुम तीनों की मदद करना मेरे लिए खुशी की बात है। जी यांग शेंग बहुत गुस्से में था, और उसने मन ही मन सोचा, तुम कितने बेवकूफ हो, तुम रिक्शावाला क्यों बनना चाहते हो। हान सेन ने ऑटम विंड की तरफ देखा और भावशून्य होकर कहा, हमें अब इस रिक्शे की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो, शायद हम किसी दिन फिर मिलेंगे। ऑटम विंड अभी भी जाने को तैयार नहीं दिख रहा था। उसने कहा, अगर आपको रिक्शा की जरूरत न भी हो तो भी मैं आपके लिए कोई और काम जरूर कर सकता हूँ। मैं विदेशी जीवों का शिकार कर सकता हूँ और अच्छा खाना भी बना सकता हूँ, मुझे आपके लिए काम करने दीजिए। जब तक हम तुम्हें जीने दे रहे हैं तब तक तुम जाओ, बकवास बंद करो, एलिसियन मून ने झुंझलाहट में कहा। शरद ऋतु की हवा ने आह भरी और कहा, अगर तुम मुझ पर जोर दोगे तो मैं चली जाऊंगी, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम दोनों को किसी दिन फिर से देख पाऊंगी। उसके बाद ऑटम विंड ने रस्सी छोड़ दी और चला गया। जाते हुए वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, मानो जाना ही नहीं चाहता था। लोग यही सोचेंगे कि रिक्शावाला होना उसके लिए एक शानदार छुट्टी थी, न कि कोई कठिन काम जिसके लिए उसे मजबूर किया गया था। ये ऑटम विंड खूबसूरत लड़कियों के लिए कुछ भी कर सकती है, क्या खिलाड़ी है। हान सेन हंसा। वो जानता था कि ऑटम विंड सिर्फ एलिसियन मून और गू किंगचेन के लिए ही है। ऑटम विंड के जाने के बाद जी यांग शेंग ने हान सेन को अपनी ओर देखते हुए देखा। उसने मन ही मन सोचा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे अभी जाने दो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी करो और हमारा रिक्शा खींचो। हान सेन ने क्रूर नजरों से देखा। भाड़ में जाओ, जी यांग शेंग गुस्से से लाल हो गया। वह हान सेन को कई थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन वो बस गाड़ी खींच सकता था। अंधेरी दुनिया के एक दूर कोने में एक महल के पुराने खंडहरों के बीच एक मंद रोशनी चमक रही थी। बूढ़ी बिल्ली, क्या तुम्हें यकीन है कि छोटा पवित्र नेता अब अभयारण्यों में जा सकता है। आंटी मेई ने 9 लाइफ बिल्ली की ओर देखते हुए पूछा। बूढ़ी बिल्ली, तुम इस बारे में सोच लो, अगर छोटे पवित्र नेता को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, बूढ़े गिद्ध ने डरावनी नजर से बूढ़ी बिल्ली से कहा। बूढ़ी बिल्ली हंसी, चिंता मत करो, मैं इस बारे में गलत नहीं हूं। छोटा पवित्र नेता राजा वर्ग का होगा, उसके लिए अभयारण्यों में जीन अर्जित करने का ये सबसे अच्छा समय है। अगर वह राजा वर्ग में पहुंच जाता है तो उसका सेल्फ कॉगविल पूरा हो जाएगा, फिर उसके लिए आवश्यक जीन अर्जित करने में बहुत देर हो जाएगी। राजा वर्ग में आने से पहले उसे अपने शरीर के जीन रीसेट करने होंगे, फिर वो अपने सेल्फ कॉगविल का उपयोग करके राजा वर्ग बन सकता है। लेकिन छोटा पवित्र नेता तो पहले से ही एक ड्यूक है, क्या तुम्हें यकीन है कि उसके लिए अभयारण्यों में जाना सुरक्षित है। आंटी मेई ने पूछा। दूसरों का हाल भले ही अच्छा ना हो, लेकिन छोटे पवित्र नेता को कोई परेशानी नहीं होगी। बूढ़ी बिल्ली रुकी और फिर बोली, चिंता मत करो, मैं छोटे पवित्र नेता के पीछे पीछे चलूंगी, मैं उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। तुम बेहतर हो, वरना, आंटी मेई ने ठंडे स्वर में कहा। उन डरावने लोगों ने लिटिल फ्लावर को अलविदा कह दिया। कुछ ही देर बाद एक आदमी और एक बिल्ली लालटेन लेकर खंडहर से बाहर निकल पड़े। वे अंधेरे में निकल पड़े। बूढ़े बिल्ली, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, लिटिल फ्लावर ने बूढ़े बिल्ली से कहा। चलते हुए वह लालटेन पकड़े हुए था।
बिल्कुल। अब तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। जब तुम वापस आओगे तो वह तुम्हें अपने पास रखना चाहेगी और तुम्हें कहीं जाने नहीं देगी। लेकिन ये दुनिया खत्म होने वाली है और जब ऐसा होगा तो तुम्हारी माँ, परिवार और दोस्त सब मर जाएंगे। अगर तुम आगे नहीं बढ़े और पूरी जिंदगी नहीं बचा पाए तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारी प्यारी बहन भी मर जाएगी। तुमने उसका वीडियो देखा है ना? क्या तुम सच में चाहते हो कि वे मारे जाएं? बूढ़ी बिल्ली ने कहा। सिर्फ मैं ही दुनिया को बचा सकती हूँ, क्या कोई और रास्ता नहीं है? लिटिल फ्लावर ने बूढ़ी बिल्ली की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, तुम ही इस दुनिया के रक्षक हो, सिर्फ तुम ही सबको बचा सकते हो, बूढ़ी बिल्ली ने गंभीरता से जवाब दिया। ठीक है, हम अभयारण्य जाएंगे। मैं अपने माता पिता या अपनी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मैं दुनिया को बचाऊंगा। लिटिल फ्लावर के चेहरे पर इस बात का पक्का भाव था। हाँ, बस ऐसे ही दुनिया को बचा लो और फिर तुम अपने परिवार के साथ रह सकोगे, बूढ़ी बिल्ली ने सिर हिलाकर और पलक झपकाते हुए कहा। प्रथम देव के अभयारण्य में खड़ी तांग मिंग र ने खुशी से अपना चाकू पकड़ा और आगे बढ़ी। वह खेतों की ओर बढ़ी, जीवों को मारने की तमन्ना में। वह अभी 16 साल की हुई थी और अभयारण्य में उसका ये पहला अनुभव था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस आश्रय में वह रहती थी वो खाली था। वह वहां अकेली थी। हालांकि तांग मिंग र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तांग परिवार की तरह सकारात्मक व्यक्तित्व की थी और उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वहां कोई नहीं है। वो बस जीवों को जल्दी से मारना चाहती थी। थोड़ी देर दौड़ने के बाद उसने दो जीवों को खेतों में दौड़ते देखा। तांग मिंग र ये देखकर खुश हुई। वह अपना जेड स्टील का चाकू लेकर उनकी ओर दौड़ी। लेकिन जब तांग मिंग र पास आए तो वह डर गई। वे दो जीव थे, एक 12 साल का लड़का और एक बिल्ली जैसा दिखने वाला जानवर। लड़के के होंठ लाल और दांत सफेद थे। वो सुंदर था और बिल्कुल इंसान जैसा दिखता था। हालांकि 16 साल की उम्र से पहले लोग इन अभयारण्यों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अगर वे 16 साल की उम्र से पहले प्रवेश करते तो उनके शरीर क्षतिग्रस्त हो जाते। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो इंसान नहीं हो सकता था। क्या तुम इंसान हो या कुछ और? तांग मिंग र ने लड़के के करीब आते हुए चाकू उठाते हुए पूछा। मैं इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो, है ना, बड़ी बहन? लिटिल फ्लावर ने उत्सुकता से तांग मिंग र को देखा। उसने बरसों से कोई इंसान नहीं देखा था। तांग मिंग र को यह सुनकर राहत मिली कि वह इंसान है, लेकिन उसे नहीं लगा कि यह सच हो सकता है। उसने अपना चाकू निकाला और लिटिल फ्लावर की ओर तान दिया। उसने कहा, मुझसे झूठ मत बोलो। इंसान सिर्फ 16 साल की उम्र में ही अभयारण्य में प्रवेश कर सकते हैं। तुम तो बहुत छोटी हो। उससे पहले तुम अभयारण्य में कैसे पहुंच गई? लिटिल फ्लावर जवाब देने ही वाला था कि तभी उसने जमीन से किसी चीज के फटने की आवाज सुनी। घास और मिट्टी के फव्वारे फूट पड़े और जमीन से एक 10 मीटर लंबा कनखजूरा निकला। वो तांग मिंग र और लिटिल फ्लावर पर हमला करने वाला था। भागो! तांग मिंग र का चेहरा पीला पड़ गया। उसने लिटिल फ्लावर को उठाया और अपने आश्रय की ओर दौड़ी। अभयारण्य में प्रवेश करने से पहले उसने वहां रहने वाले जीवों के बारे में पढ़ा था। उसे तुरंत पता चल गया कि यह एक पवित्र रक्त राक्षसी कनखजूरा है। वो अभी अभी अभयारण्य में आई थी, इसलिए वो उसे हरा नहीं सकती थी। तांग मिंग र अभी अभी अभयारण्य में दाखिल हुई थी और हालांकि उसकी जीन कलाएं बुरी नहीं थी, फिर भी उसके जीन्स मजबूत नहीं हुए थे। वो कमजोर थी और वह विशालकाय राक्षस कनखजूरे से आगे नहीं भाग सकती थी। कनखजूरे ने कुछ ही सेकंड में उसे पकड़ लिया। तांग मिंग र लिटिल फ्लावर को पकड़े हुए भागी, लेकिन अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। जमीन पर एक विशाल साया छा गया। बिना ऊपर देखे ही उसे पता चल गया कि उस विशालकाय राक्षसी कनखजूरे का मुंह उनके सिरों के ऊपर खुला हुआ था। मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? क्या भगवान बुद्धिमान लोगों से ईर्ष्या करते हैं या कुछ और? या इसलिए कि मैं तांग मिंगर बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूँ? तांग मिंगर ने मन ही मन सोचा। ये कहा जा सकता है कि उसका स्वभाव उदास था और यह कहना बहुत ही हल्का था। तांग मिंग र दौड़ते हुए अभी भी लिटिल फ्लावर के हाथ खींच रही थी। विशाल राक्षसी सेंटीपीड का खुला मुंह अपने पीछे आता देखकर उसने लिटिल फ्लावर को आगे फेंक दिया। भागो! वो चिल्लाए। उस डरावने मुंह को इतना पास आते देख तांग मिंग र को लगा जैसे वो डर के मारे घुल मिल जाएगी। आखिरकार वो एक नाबालिग लड़की थी। वो दिखने में तांग झेनलियू जैसी ही थी, लेकिन उसने पहले कभी मौत के करीब का अनुभव नहीं किया था, इसलिए वो डर गई। विशाल राक्षस कनखजूरे का मुंह उसे खाने ही वाला था। ये देखकर तांग मिंगर की आंखें धुंधली हो गईं।
फिर उसने देखा कि विशाल राक्षस कनखजूरे का सिर उसके पास जमीन पर गिरा। चारों तरफ मिट्टी और घास बिखरी हुई थी। उस जीव का सिर एक गड्ढे में था और लाल होठों और सफेद दांतों वाला लड़का उस जीव के धड़ के ऊपर खड़ा था। तांग मिंग र की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने विशालकाय शैतानी कनखजूरे के सिर पर बैठे लड़के को घूरा। यह वही लड़का था जिसे वो कुछ देर पहले गोद में लिए हुए थी। बड़ी बहन, क्या आप ठीक हैं? हान लिटिल फ्लावर चिंतित दिखते हुए तांग मिंग के पास गया। तांग मिंग र को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे संभाले। वो बस हान लिटिल फ्लावर को स्तब्ध भाव से देखती रही। उसके दिमाग में कोई और जवाब नहीं आया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़का, जो उससे कुछ साल छोटा लग रहा था, एक पवित्र रक्त वाले विशालकाय शैतानी कनखजूरे के ऊपर खड़ा था। उसने इसे इतना आसान बना दिया था। बड़ी बहन, क्या हुआ? हान लिटिल फ्लावर ने देखा कि तांग मिंग र जड़ हो गई है। उसे लगा कि उसे चोट लग गई है। उसने उसके माथे पर हाथ रखा, उसके शरीर में शक्ति का इंजेक्शन लगाने की तैयारी में, ताकि देख सके कि उसे कहाँ चोट लगी है। धमाका! ऐसा होते ही विशालकाय राक्षस कनखजूरा अपना सिर मिट्टी से बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने लगा। तांग मिंग फिर से डर गई। वह पीछे गिर पड़ी। तुमने बड़ी बहन को डरा दिया। जाओ माफी मांगो। हान लिटिल फ्लावर ने मुड़कर विशालकाय शैतान कनखजूरे को घूरा। विशालकाय राक्षस कनखजूरे का शरीर कांप उठा और हिल गया। तांग मिंग अविश्वास भरी निगाहों से देख रही थी। विशालकाय राक्षस कनखजूरे ने अपना शरीर नीचे कर लिया। वो तांग मिंग की ओर सिर हिलाता रहा, मानो माफी मांग रहा हो। ये क्या हो रहा है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या ये सचमुच वही पवित्र रक्त वाला प्राणी है जिसे विशाल राक्षस सेंटीपीड कहा जाता है? तांग मिंग स्तब्ध रह गई। बड़ी बहन, क्या आप ठीक है? हान लिटिल फ्लावर फिर से तांग मिंग र के सामने दौड़ा और उसके माथे पर हाथ रख दिया। तांग मिंग र का चेहरा लाल हो गया। वो पीछे हट गई और उसकी तरफ देखने लगी। तुम कौन हो? नहीं, क्या तुम इंसान हो? एक शैतान कनखजूरा तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? मेरा नाम हान लिटिल फ्लावर है और मैं इंसान हूँ। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? उसने विशालकाय शैतान कनखजूरे की ओर इशारा करते हुए कहा। वो मुझे हरा नहीं सकता, बेशक वो मेरी बात सुनता है। हान लिटिल फ्लावर, तुम्हारा उपनाम हान है। क्या तुम अंकल हान सेन के रिश्तेदार हो? तांग मिंग र ने जल्दी से पूछा। मैं उनका बेटा हूँ। क्या तुमने मेरे पिताजी को देखा है? अपने पिता का नाम सुनते ही लिटिल फ्लावर बेहद खुश हो गया। तुम अंकल हान के बेटे हो? ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि तुम ऐसा कर सकते हो। मेरे दादाजी ने कहा था कि हान परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हान परिवार बहुत अजीब है। तांग मिंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, मुझे अपने दादाजी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा था कि मैं कोई जीनियस हूँ, लेकिन तुम इतने छोटे और पहले से ही इतने मजबूत हो। उनकी बात सच ही होनी चाहिए। बड़ी बहन, आप कहाँ जा रही हैं? मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ जहां आपको जाना है, हान लिटिल फ्लावर ने कहा। मुझे ले चलो। तुम मुझे कैसे ले जाओगे? तांग मिंग र ने पूछा। हान लिटिल फ्लावर ने तांग मिंग का हाथ पकड़ा, उसे राक्षस कनखजूरे के सिर के पास ले गया। फिर उसने अपने बैग से एक कंबल निकाला। उसने तांग मिंग को उस पर बैठने को कहा। वो उसके लिए कुछ पल लाया। जैसे ही सूरज ढल रहा था, विशालकाय शैतानी कनखजूरा खेतों में दौड़ रहा था। उसके ऊपर एक लड़का और एक युवती सवार थे। शैतानी कनखजूरा तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन उसने अपनी स्थिरता बनाए रखी ताकि अपने साथ ले जा रहे दोनों जानवरों को कोई नुकसान न पहुंचे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसे ऐसा करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। अगर राक्षस कनखजूरा बोल पाता तो शायद कुछ इस तरह चिल्ला रहा होता, अरे, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? हान सेन ने एक और किन क्लास जेनोजेनिक जीन निगल लिया। उसके पास 100 किन क्लास जेनोजेनिक जीन थे। मुझे आश्चर्य है कि मैं कितनी जल्दी अर्ध देवता बन पाऊंगा, हान सेन ने मन ही मन बुदबुदाया। वो अपने डोंगशुआन क्षेत्र को उन्नत करना चाहता था। साथ ही मुख्य क्षेत्र में किसी ने भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। वो अपने राजा के अज्ञात जीन को खाने के लिए कंज्यूम और बिग डिस्ट्रॉइड पर निर्भर था। उसका डोंगक्सुआन क्षेत्र 9वें स्तर पर पहुंच गया था। राजा वर्ग से ऊपर उठकर अर्ध देवीभूत प्राणी बनने के लिए उसे बस एक और पद की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से हान सेन निराश था। राजा जीन होने के बावजूद उसका डोंगक्सुआन क्षेत्र आगे बढ़ने से इनकार कर रहा था। लगता है मुझे 9वें स्तर को पार करने और उसे वापस एक स्तर पर लाने के लिए अपनी शक्ति की जरूरत है ताकि मैं अर्ध देवी बन सकूं। हान सेन को पहले ही अंदाजा हो गया था कि ऐसा हो सकता है। अपनी निराशा को दरकिनार करते हुए उसने जेटस्किन को ऊपर ले जाने के लिए उन 100 किंग जेनोजेनिक जीन्स का इस्तेमाल किया।
इस समय हान सेन बहुत परेशान लग रहा था। जिस गति से वो अपने संचित जीनों का उपभोग कर रहा था, वो उस गति से कहीं ज्यादा थी जिस गति से वो और अधिक जीवों का शिकार करके अपने भंडार को फिर से भर सकता था। उसके भंडार समाप्त होते जा रहे थे। मुख्य क्षेत्र में कई किंग जेनोजेनिक्स थे, लेकिन वह जगह इतनी बड़ी थी कि एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाने में बहुत समय लग जाता था। एक भी किंग जेनोजेनिक को ढूंढने में उसे कई दिन लग जाते थे। एक साधारण राजा के लिए यह एक अच्छा समय हो सकता था, लेकिन हान सेन जैसे व्यक्ति के लिए यह काफी नहीं था। उसे एक शॉर्टकट की जरूरत थी। नहीं, मुझे और भी किंग जेनोजेनिक जीन ढूंढने होंगे, हान सेन ने मन ही मन सोचा। और जैसे ही वह खुद से बात कर रहा था, उसका दिमाग तरह तरह के विचारों के भंडार में उलझने लगा, जिससे वह एक साथ ढेर सारे किंग जेनोजेनिक जीन इकट्ठा कर सके। सबसे तेज तरीका ड्रैगन वन या किसी और के साथ मिलकर देवताओं का शिकार करना होगा। लेकिन अगर सचमुच कोई देवता जैसा प्राणी होता, तो हान सेन उसे खुद ही मार डालना पसंद करता। दूसरों की मदद करना वाकई बेकार होता। हान सेन इस समस्या के बारे में गहराई से सोच ही रहा था कि तभी कोई तेजी से उसकी तरफ आया। वो व्यक्ति उसके सामने आकर उसका रास्ता रोकने लगा। बर। हान सेन ने जब बर को देखा तो उसे अचानक सिरदर्द होने लगा। उसे डर नहीं था, बस उसे लगा कि वो आदमी परेशान करने वाला है। हान सेन, मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे आशीर्वाद दो। इसके बदले में मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूं जो तुम्हारा दिल चाहे, बर ने उसके सामने रुकते हुए कहा। ठीक है, 2000 किंग जेनोजेनिक जीन के बारे में क्या ख्याल है? हान सेन ने बर को घूरते हुए सुझाव दिया। बर हैरान रह गए। 2000 किंग जेनोजेनिक जीन एक बड़ी संख्या थी। 2000 राजा के अज्ञात जीन, तुम किसी को लूट क्यों नहीं लेते? जी यांग शेंग सोच रहा था। आम राजा वर्ग के लोगों के पास इतने जीन जमा नहीं होते। यहां तक कि अर्ध देवता के पास भी इतने सारे किंग जेनोजेनिक जीन भंडारण में नहीं होंगे। जाहिर है, बर भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अविश्वसनीय संख्या में विदेशी जीन जमा कर रखे हों। इसलिए उसका चेहरा काफी उदास लग रहा था। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए उसके पास ज्यादा दौलत नहीं होती। हालांकि वह जेनोजेनेसिस को मार सकता था, लेकिन वो उनके जीन जमा नहीं कर पाता। अगर वो उन्हें उधार लेना भी चाहे तो शायद नहीं ले सकता था। आखिरकार उसका कोई दोस्त तो था नहीं। उसकी एकमात्र सच्ची दोस्त दिया रॉबर थी, लेकिन यह नामुमकिन था कि दिया रॉबर के पास भी इतने दोस्त हों कि उसे छोड़ना पड़े। जरूर, रुको, जब तक मैं जेनोजेनिक जीन इकट्ठा नहीं कर लेता। जब मुझे वो मिल जाएगा जो तुमने मांगा है, तब मैं तुम्हें फिर से ढूंढूंगा, बर ने कहा। फिर उसने कोर एरिया हॉल खोला और चला गया। हान सेन को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। 2000 किंग जेनोजेनिक जीन एक बड़ी संख्या थी। अगर ज्यादातर किंग इतने जीन्स को स्टोरेज से नहीं निकाल पाते, तो बार के लिए भी ऐसा कर पाना मुश्किल था। लेकिन हान सेन ने ये कीमत उन लोगों के लिए एक मानक स्थापित करने के लिए रखी थी जो उसे देख रहे थे। अगर दूसरे लोग कीमत सुनकर 2000 जीन देने की पेशकश करते, तो बदले में उन्हें आशीर्वाद देने के लिए थोड़ा प्रयास करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। यदि उसके पास 2000 किंग जेनोजेनिक जीन होते तथा शिकार के माध्यम से प्राप्त कुछ अतिरिक्त जीनों के साथ उसके पास अपने 3 विभिन्न क्षेत्रों को 9वें स्तर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त जीन होते। वो पागल है। 2000 राजा जीन, क्या उसका आशीर्वाद सचमुच लोगों को देवता के पद तक पहुंचा सकता है? ये खबर सुनकर एक दानव ने मजाक उड़ाया। हान सेन की बर से बातचीत सुनने वाले दूसरे लोगों ने भी यही सोचा। उनमें से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि हान सेन किसी और को देवता बना सकता है। उन्हें लगा कि उसी समय लैंडो के साथ कुछ खास हुआ होगा, या शायद किसी खास खजाने का इस्तेमाल हुआ होगा। शायद उसने ब्रह्मांड के उस हिस्से में किसी अनजानी शक्ति का इस्तेमाल किया होगा। ये सिर्फ हान सेन की शक्ति नहीं हो सकती जिसने लैंडो को आखिरी धक्का दिया हो। बेशक, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हान सेन की शक्ति का कुछ न कुछ असर जरूर था, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि लैंडो के देवता बनने का यही एकमात्र कारण था। 2000 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन, ये तो बड़ी आसानी से मिल जाने वाली कमाई है। मैं किसी को 1000 के लिए आशीर्वाद दे दूंगा, अर्ध देवीवत फेदर ने घृणा से भरकर मन ही मन बड़बड़ाया। जब चरम राजा मेनली के चौथे चाचा ने ये सुना, तो उनकी भौहें तन गईं। छठे चाचा बोले, ये हानसेन बहुत लालची है। 2000 राजा जेनोजेनिक जीन, तुम्हारे और मेरे जैसे देवता भी इतने नहीं ला सकते। मेन ली ने उत्तर दिया, यदि वो वास्तव में किसी को देवता बना सकता है, तो 2000 राजा वर्ग के जीन कुछ भी नहीं है। ये कैसे संभव है? अगर यह काम करता है, तो हमें अभ्यास करने की इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ती है? हम सब कतार में लगकर उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा क्यों नहीं करते? अंकल छठे ने तिरस्कार भरी नजरों से पूछा।
किसी को यकीन नहीं था कि बर हान सेन को आशीर्वाद के तौर पर 2000 किंग जेनोजेनिक जीन देगा। खुद हान सेन को भी यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। कुछ दानव हान सेन से कुछ दूर उड़ गए और चिल्लाए, हान सेन, 2000 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन बहुत महंगे हैं। क्या हम मोलभाव कर सकते हैं? हम आपको श्री जी को आशीर्वाद देने के लिए 1000 किंग जेनोजेनिक जीन दे सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर आप उसे मुक्त करना चाहते हैं तो आपको मुझे 500 किंग श्रेणी के जेनोजेनिक जीन देने होंगे, हान सेन ने जी यांग शेंग की ओर इशारा करते हुए कहा। जी यांग शेंग ये सुनकर खुश हुआ। वह चाहता था कि बाकी दानव जेनोजेनिक जीन की फिरौती चुका दे ताकि उसे फिर कभी रिक्शा न चलाना पड़े। आशीर्वाद के बारे में क्या? बातचीत करने वाले दानव ने उलझन से पूछा। 500 की छूट, 2000 का आशीर्वाद, कोई छूट नहीं, हान सेन ने सादगी से कहा। ये बहुत महंगा है, हम आपको इतने सारे जेनोजेनिक जीन नहीं ला सकते, दानव ने झिझकते हुए कहा। जब मैंने 2000 कहा था तो मैं तुम्हें 50% की छूट दे रहा था। भविष्य में यह इतना सस्ता नहीं होगा, हान सेन ने चेतावनी दी। जब दानव राजा ने हान सेन की बात सुनी तो वो समझ गया कि कीमत इससे कम नहीं होगी। मुझे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, बस मुझे जाने दो, जी यांग शेंग ने जल्दी से कहा। उसे नहीं लगता था कि हान सेन का आशीर्वाद उसे देवता बना देगा। 2000 राजा जेनोजेनिक जीन तो दिन दहाड़े लूट थी। बातचीत करने वाले राक्षसों ने कुछ देर और बात की और अंततः उन्होंने जी यांग शेन की स्वतंत्रता के लिए 500 से अधिक राजा वर्ग के जेनोजेनिक जीनों को इकट्ठा कर लिया। तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं? 2000 तो बहुत छोटी रकम है। अगर तुम अभी यह मौका चूक गए तो बाद में तुम्हारे लिए यह कोई सस्ता सौदा नहीं होगा। हान सेन जी यांग शेंग की तरफ मुस्कुराया। कोई भी तुम्हें तुम्हारे आशीर्वाद के बदले 2000 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन नहीं देगा, जी यांग शेंग ने थूका। फिर वह जाने के लिए मुड़ा। वह हान सेन को फिर कभी नहीं देखना चाहता था। हान सेन ने राजा वर्ग के जेनोजेनिक जीनों के ढेर को देखा जो राक्षसों ने उसे अभी अभी दिए थे। उसने सोचा कि यह एक बढ़िया व्यापार है। अगर उसे आशीर्वाद के लिए और राजा वर्ग के जेनोजेनिक जीन नहीं मिले तो वह बाय वुचांग का इस्तेमाल करके एक्सट्रीम किंग से मोलभाव कर सकता है। अगर वह राजकुमार को एक्सट्रीम किंग को वापस बेच देता तो वह अच्छी फिरौती के लिए होता। लेकिन उसने सोचा कि एक्सट्रीम किंग डेमन की तरह जल्दी से पैसे नहीं चुकाएगा। एक्सट्रीम किंग जीनो ब्रह्मांड की शीर्ष 3 जातियों में से एक थे। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी, इसलिए हो सकता था कि वे अपने लोगों की सुरक्षा के लिए फिरौती देने को तैयार न हो। रिक्शा अब कोई नहीं खींच रहा था, इसलिए हान सेन उसे डेस्टिनीज टावर में वापस ले आया। इसकी शुरुआत एलायंस में हुई थी। वह गु किनचेंग और एलिसियन मून के साथ आगे की ओर उड़ गया। गु किनचेंग अपनी तलवार के ऊपर उड़ सकती थी, जबकि एलिसियन मून अपनी छतरी पर तैर सकती थी। ये बहुत सुंदर लग रहा था। हान सेन को अकेले उड़ना था। उसके पास हथियार थे, लेकिन उसने सोचा कि रॉकेट लॉन्चर या स्नाइपर राइफल के ऊपर उड़ना उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उसने यह विचार छोड़ दिया और अकेले ही उड़ गया। आधे दिन तक बिना किसी कोर जेनोजेनिक को देखे उड़ान भरने के बाद उसने अचानक अंतरिक्ष में किसी चीज को अपने पीछे पागलों की तरह उड़ते देखा। उसने गौर से देखा तो पाया कि वह बर्रा था। हान सेन, मैंने तुम्हारे लिए 2000 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन तैयार किए हैं। तुम मुझे आशीर्वाद कब देना शुरू कर सकते हो? बर्रा ने तुरंत मुद्दे पर आते हुए चिल्लाकर कहा। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं? हान सेन ने आश्चर्य से बर्रा की ओर देखा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं तुम्हें ढूंढने क्यों आता? तुम कब शुरू कर सकते हो? बर्रा अधीर दिख रहा था। पहले मुझे पैसे दो, फिर मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। जब 2000 किंग जेनोजेनिक जीन आ जाएंगे तो मैं प्रक्रिया शुरू करूंगा। हान सेन थोड़ा रुका और फिर बोला, लेकिन आशीर्वाद तो आशीर्वाद ही है। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि तुम देवता बन जाओगे। ये सब तुम्हारे जीन की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, जब तक मौका है तुम यहीं रुको, मैं जेनोजेनिक जीन्स लेकर आता हूं, बर्रा ने कहा और फिर वह कोर एरिया से चला गया। जब वह लौटा तो उसके पीछे किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स का एक पहाड़ था। किंग क्लास के कई लोग हान सेन को देख रहे थे। किंग क्लास के जेनोजेनिक जीन्स का वह पहाड़ देखकर वे स्तब्ध रह गए। बर्रा द्वारा हान सेन को आशीर्वाद के बदले 2000 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स देने की खबर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। क्या बर्रा पागल है? हान सेन के आशीर्वाद के लिए 2000 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन? क्या ये बहुत बड़ी बर्बादी नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि बार में किंग क्लास के इतने सारे जेनोजेनिक जीन्स हों। ये उसे डिस्ट्रॉइड के बॉस ने दिए होंगे।
नष्ट लोग सचमुच एक देवता बनना चाहते हैं, है ना? वे इस हास्यास्पद समारोह के लिए इतने सारे राजा वर्ग के अज्ञात जीन देने को तैयार हैं। राजा वर्ग के कई लोग देखने के लिए पास आए। वे देखना चाहते थे कि बर्र का आशीर्वाद कैसा निकला। कई लोगों के पास फिल्मांकन उपकरण तैयार थे। उन्होंने अपने लोगों को तस्वीरें भेजी। क्या हम अब आशीर्वाद प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं? जब बर्रा बोल रहे थे तो वह किन श्रेणी के जैनोजेनिक जीनों के बड़े ढेर के ऊपर खड़े थे। जरूर, 1 मिनट रुको, यह थोड़ी देर में शुरू होगा। पहले मुझे इन जैनोजेनिक जीन्स को स्टोरेज में रख लेने दो। हान सेन ने जैनोजेनिक जीन्स को अपने कोर एरिया हॉल में ले जाकर डेस्टिनीज टावर के अंदर रख दिया। फिर वह कोर एरिया में वापस आ गया। चलो अब शुरू करते हैं, हान सेन ने बर्रा के सामने चलते हुए कहा। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, तुम मुझसे आशीर्वाद क्यों चाहते हो? हान सेन को ये बात समझ नहीं आई। वह जानता था कि बर्र में इच्छाशक्ति की कोई कमी नहीं है, और यह अजीब था कि वह अचानक किसी आशीर्वाद के लिए इतना बेताब हो गया। बर्रा के व्यक्तित्व को देखते हुए यह उसके चरित्र से थोड़ा हटकर लग रहा था। मैं किसी को हराना चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे कभी यह काम पूरा करना है तो मुझे और भी ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। मुझे उस ताकत की जरूरत है और मुझे अभी इसकी जरूरत है, बर्रा ने भयावह निश्चिंतता के साथ कहा। वह भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? हान सेन बदकिस्मत कहने वाला था, लेकिन फिर उसने भाग्यशाली कर दिया। आखिरकार बर्रा एक ग्राहक था। हान सेन जानता था कि बर्रा का दुश्मन होना वैसे भी कभी अच्छी बात नहीं होती। इस मामले में हान सेन को यह मजाक लगा, और जब तक बर्रा उसे परेशान नहीं कर रहा था, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह बदकिस्मत कौन है। $, बर्रा ने उत्तर दिया। ये सुनकर हान सेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। आधे दिन इंतजार करने के बाद पता चला कि वह खुद ही वो बदकिस्मत आदमी था जिसके लिए बर्रा इतनी नफरत रखता था। दिलचस्प। अपने क्षणिक विराम को झटकते हुए हान सेन ने बार को असहजता से अंगूठा दिखाया। जो कुछ भी हो चुका था उसके बाद हान सेन अब पीछे नहीं हट सकता था। वह सामान तो ले ही चुका था, इसलिए उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। बर्रा एक मीनार की तरह ऊंचा और सीधा खड़ा था, और हान सेन ने अनिच्छा से अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसने उन्हें एक पुजारी की तरह बर्रा के माथे पर रख दिया। उसने कहा, मैं हान सेन, सभी देवताओं के नाम, तुम्हें बर्रा, एक शाश्वत पवित्र शक्ति प्रदान करता हूँ, जो भाग्य का द्वार खोलती है। हान सेन ने खुद को किसी देवता जैसा दिखाया। उसने जो गर्म रोशनी छोड़ी वो उसके हाथों से आ रही थी। जैसे ही वह नीचे चमकी और बर्रा के शरीर में प्रवेश कर गई, वह गहरे लाल रंग में बदल गई। हान सेन ने ये तो कहा, लेकिन उसे उम्मीद थी कि बर्रा का स्तर देवता बनने में नाकाम रहेगा। अगर यह प्रक्रिया सफल रही तो उसने अपने लिए एक नया दुश्मन बना लिया है, और वह भी उससे भी ज्यादा खतरनाक। कोर एरिया और बाहरी ब्रह्मांड में कई कुलीन लोग देख रहे थे, और उनमें से किसी ने भी पलक नहीं झपकाए। वे गौर से हान सेन को बर्रा का माथा पकड़े हुए देख रहे थे। बर्रा हान सेन से लंबा था, लेकिन इस समय हान सेन के सामने खड़ा होने पर वह किसी भिक्षुक की दीक्षा लेने वाले प्रेरित जैसा लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रक्त जैसी शक्तियों को अपने शरीर में प्रवेश करने दिया। रक्त नाड़ी सूत्र का स्वकोगवील बर्रा के स्वकोगवील से जुड़ गया। जब रक्त नाड़ी सूत्र का स्वकोगवील चला तो बर्रा का स्वकोगवील भी चलने लगा। हान सेन देख पा रहा था कि बर्रा का सेल्फ कोगवील काला था। वह धातु जैसा काला था। उसका कोगवील त्रिकोणीय काले प्रतीकों से भरा हुआ था। कोनों में बिना चेहरों वाले सिर थे। उन खाली चेहरों में कोई फर्क नहीं था, लेकिन वह पहचान सकता था कि उनमें से एक स्त्री का चेहरा है। दूसरे को वह पुरुष का चेहरा समझ सकता था। हालांकि तीसरा चेहरा अलग था। उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। वह इतना धुंधला था कि लिंग का सही पता लगाना मुश्किल था। डियर रॉबर, क्या तुम्हें लगता है कि हान सेन बर्रा को देवता बना सकते हैं? एक नष्ट देवता जिसका नाम आथा था ने डियर रॉबर से पूछा। हो सकता है कि वह देवता न बन पाए, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी होगा वह बार के लिए एक बड़ा वरदान होगा, डियर रॉबर ने कहा। आथा ने भौहें चढ़ाई और कहा, डियर रॉबर, तुमने बर्रा को बिगाड़ दिया है। अगर तुम्हें पता था कि हान सेन उसे देवता नहीं बना पाएगा, तो तुमने उससे इतने सारे विदेशी जीन क्यों उधार लिए? अगर तुम न होती तो हम इस व्यापार को कभी मंजूरी नहीं देते। डायर रॉबर ने आथा को प्रणाम किया और कहा, श्रीमान आथा, मैंने राजा को जेनोजेनिक जीन उधार दिए थे। अब बस कुछ ही समय की बात है कि हमें ये रकम वापस मिल जाएगी। चिंता मत कीजिए। आथा ने सिर हिलाया। मैं बस इतना कह रहा हूं कि तुम्हें उससे बिगाड़ना नहीं चाहिए।
आखिरकार वह कोई शुद्ध रूप से नष्ट तो नहीं है। दिया रॉबर हंसी और बोली, बार भले ही अशुद्ध खून का हो, लेकिन वह बहुत प्रतिभाशाली है। ये बात तो सभी जानते हैं। आर्थर ने कहा, उनकी प्रतिभा उत्कृष्ट है, लेकिन उनके रक्त के कारण उनके देवता बनने की संभावना बहुत कम है। हाँ, इसीलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। हान सेन भले ही उसे देवता न बना दे, लेकिन इस आशीर्वाद से कम उसके विविध जीन्स को मजबूत करने में मदद मिलेगी। शायद यही बार का मौका है, दिया रॉबर ने शांति से कहा। बूढ़े चार, तुम्हें क्या लगता है इस आशीर्वाद से क्या होगा? छठे अंकल चाय पी रहे थे और हान सेन को बर्रा को आशीर्वाद देते हुए देख रहे थे। ये बताना कठिन है, मेंग ली ने धीरे से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? ये बताना मुश्किल है। उन 2000 राजा के अज्ञात जीनों को शायद यूं ही बर्बाद कर दिया गया है। और किस लिए? एक तुच्छ राजा को ऊपर उठाने के लिए। नष्ट लोग बहुत ज्यादा आशावान हैं, उस घमंडी लड़के से जुड़ी किसी मूर्खतापूर्ण मिथक पर भरोसा कर रहे हैं। छठे चाचा हंसे। मेंग ली ने कुछ नहीं कहा। वह बस बर्रा को आशीर्वाद लेते देखता रहा। बहुत से लोग बर्रा को देख रहे थे। बर्रा के सेल्फ कॉगव्हील को धक्का दिए जाने पर वह घूमने लगा। उसके सेल्फ कॉगव्हील पर लगे चिन्ह चमकने लगे। बर्रा का शरीर अजीबोगरीब तरीके से बदलने लगा। बर्रा पूरी तरह से नष्ट नहीं था। उसके 3 चेहरे थे, लेकिन 3 सिर नहीं। और तो और, वे सभी पुरुष थे। उसके 6 हाथ नहीं थे। पहली नजर में कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि उसे नष्ट लोगों में से एक माना जाता है। लेकिन जब उसका सेल्फ कॉगव्हील घूमने लगा, तो उसके तीनों चेहरों में अजीबोगरीब बदलाव आने लगे। सामने वाला चेहरा गायब होने लगा और बायां चेहरा ज्यादा मर्दाना लगने लगा, जबकि दायां चेहरा ज्यादा स्त्रियोचित लगने लगा। बायां चेहरा बहुत ही जानलेवा लग रहा था, मानो नर्क से आए किसी राक्षस का चेहरा हो। दायां चेहरा बहुत दयालु था। वह बहुत सुंदर लग रहा था और उसका रूप कुछ बुद्ध जैसा लग रहा था। केवल बीच वाले चेहरे पर कोई स्पष्ट विशेषता नहीं थी। धमाका! ऐसा होते ही बर्रा के शरीर में जबरदस्त बदलाव आ गए। उसकी मांसपेशियां गैस से भरे गुब्बारों जैसी हो गईं। वे फूलकर हास्यास्पद रूप से बड़ी हो गईं, मानो वह ताकत का कोई जीता जागता नमूना हो। और सच कहूं तो ये सच्चाई से बहुत दूर नहीं था। एक भयानक नाशवान शक्ति काले लावा की तरह उससे बाहर निकली। उस जलती हुई नाशवान शक्ति के अंदर बर्रा का शरीर पिघल गया। उसका मांस अलग हो गया और सिर्फ उसकी हड्डियां ही दिखाई देने लगीं। वे हड्डियां आम हड्डियों से अलग थीं। वे स्टील की तरह काली थीं और उनका आकार, संरचना और व्यवस्था कुछ मानव कंकाल जैसी लग रही थी। बस असली और खास अंतर सिर का था। खोपड़ी में 3 चेहरे थे। बायां वाला राक्षसी लग रहा था, जबकि दायां वाला बुद्ध जैसा। बीच वाले में अभी भी कोई खास पहचान नहीं थी। वह एक कोरी स्लेट थी, भावहीन और अपठनीय। भयावह काली विनाशकारी शक्तियों ने उस आदमी के कंकाल को जलाना शुरू कर दिया। फिर अनगिनत अभिजात वर्ग के देखते देखते बर्रा के 3 चेहरे चीखने लगे। उसका बायां चेहरा शैतान की तरह चीख रहा था। दायां चेहरा मंत्रोच्चार कर रहा था। बीच वाला, बिना मुंह वाला, खामोश चीख रहा था। इन 3 चीखों के साथ बर्रा की नष्ट शक्ति फट पड़ी। उसकी डरावनी काली हड्डियां ऊर्जा से भर गईं। उसकी नष्ट शक्ति काले सूरज की तरह जल उठी। इस प्राणी में अब पुराने बर्रा जैसा कोई गुण नहीं रहा। अंधेरी नाश शक्ति और प्रबल होने लगी। अचानक अंधेरे में एक सफेद बिंदु प्रकट हुआ। वह सफेद धब्बा सूरज की तरह था, जो परछाइयों के बीच से चमक रहा था। काली नाश शक्ति सफेद हो गई। बिल्कुल नहीं। छठे चाचा की आंखें चौड़ी हो गईं। विस्मय में वे अपनी चाय के कप के बारे में सब कुछ भूल गए थे। उनका ध्यान अब नष्ट शक्ति के सफेद बिंदु पर केंद्रित था। वह सफेद बिंदु छोटा था, लेकिन छठे चाचा जैसे देवता ही बता सकते थे कि वह एक पदार्थ श्रृंखला है। केवल देवता ही पदार्थ श्रृंखलाएं धारण कर सकते हैं। जैसे जैसे अंधेरे में सफेद रोशनी तेज होती गई, उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन होता गया। कई देवता भक्त कुलीन लोगों ने उसकी उपस्थिति देखी और उनके चेहरे सदमे से खींच गए। वीडियो स्क्रीन पर देखते हुए जी यांग शेन की नजर उस सफेद बिंदु पर पड़ी। हालांकि सफेद बिंदु बहुत छोटा था। इसका मतलब यह नहीं था कि बर्रा को अभी तक देवता नहीं बनाया गया था, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। एक पदार्थ श्रृंखला। यह एक पदार्थ श्रृंखला है। बर्रा देवता बनने जा रहा है। मोल्डो, जो उसके बगल में था, ने सफेद बिंदु देखा। उसका चेहरा विकृत हो गया और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या आपने क्या कहा, मिस्टर मोल्डो? जी यांग शेन को लगा कि शायद उन्होंने गलत सुना है, इसलिए उन्होंने मिस्टर मोल्डो से अपनी बात दोहराने को कहा।
इससे पहले कि मोल्डो जवाब दे पाता, जी यांग शेन को स्पष्ट तरीके से जवाब मिल गया। वह सफेद बिंदु तेजी से बड़ा हुआ और काली नष्ट शक्ति अचानक सफेद हो गई। वह आग की तरह बर्रा के शरीर के चारों ओर फैल गई। बर्रा की सिर्फ काली हड्डियां ही बची थीं, लेकिन वे हड्डियां अब सफेद हो रही थीं। और उस सफेद नाशवान शक्ति ने उसके शरीर का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। धमाका। इससे पहले कि बर्रा उस सफेद नष्ट शक्ति से बाहर निकल पाता, अंतरिक्ष का ताना बाना मानो मुड़ने और फटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड बिखर रहा हो। बर्रा का शरीर उस अंतरिक्ष में गिर गया और गायब हो गया। जब बार गायब हो गया तो अंतरिक्ष का भयावह पतन रुक गया। क्या हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि बार ने कपड़े बदलने का काम पूरा किया होगा। वह गायब क्यों हो गया? कई लोग जो कुछ देख रहे थे उससे उलझन में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बार के आसपास की जगह क्यों सिमट गई थी। वह देवता बन गया। मुख्य क्षेत्र देवता बने कुलीन वर्ग को प्रवेश की अनुमति नहीं देता। एक बार जब वह देवता बन गया तो उसे मुख्य क्षेत्र से बाहर निकालना पड़ा। किसी ने जो इसे समझता था कहा, बर्र देवता बन गया। जी यांग शेन चौंक गया और फिर उससे बहुत गुस्सा और जलन हुई। अगर उसने मांगे गए 2000 जीन चुका दिए होते तो उसे अभी देवता बना दिया जाता। सचमुच बर्रा देवता बन गए। दर्शकों में से किसी को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने अभी क्या देखा था। उसे देवता बना दिया गया है। यह जरूर कोई धोखा है। अरे क्या तुम मुझे बता रहे हो कि हान सेन ने किसी और को देवता बना दिया है? क्या कोई मुझे ये समझा सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? वह भगवान का पिता है। इसलिए, और यह इसका एक और सबूत है, वह सचमुच ऐसा कर सकता है। 2000 किंग जेनोजेनिक जीन। देवता बनने के लिए सिर्फ 2000 किंग जेनोजेनिक जीन की जरूरत है। ये दुनिया पागल हो गई है। या मैं ही पागल हो गया हूं? देवता कब से इतने सस्ते हो गए? उस पल मानो पूरा ब्रह्मांड मानो पागल हो गया हो। हान सेन को देखने वाले हर व्यक्ति को अब कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। उन्हें एक ईश्वर की मूर्ति दिखाई दे रही थी जिसके सामने लोग मन्नतें मांग सकते थे। वे सभी उसके सामने जाकर प्रणाम करना चाहते थे, इस उम्मीद में कि उनके माथे छुए जाएंगे और वे देवता बन जाएंगे। बर्रा सचमुच देवता बन गया। छठे अंकल मुंह खोले अपनी स्क्रीन को घूर रहे थे। उन्हें उसे बंद करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। जब तक हान सेन मुख्य क्षेत्र से नहीं चले गए तब तक वे अजीब लग रहे थे। हमारे लिए यह पता लगाना आसान होगा कि क्या बार सचमुच देवता बन गए थे। हमें बस किसी को नष्ट लोगों के पास भेजना है और सीधे घोड़े के मुंह से सच्चाई जाननी है, मेंगली ने कहा। हर जाति का नेता एक्सट्रीम किंग जैसा ही कर रहा था। वे बार की हालत जानना चाहते थे। हालांकि बार ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहा। वह सबके सामने खड़ा हो गया और देवता बनने से मिली शक्ति को छिपाए बिना वह सचमुच देवता बन गया था। अब इसमें कोई शक नहीं था। उच्च जातियों का हर व्यक्ति हान सेन को ऐसे देख रहा था मानो वह पागल हो। हर कोई अपने विदेशी जीनों को लहरा रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वे हान सेन को आशीर्वाद देने के लिए बुला पाएंगे। 2000 जेनोजेनिक जीन एक बड़ी संख्या थी, लेकिन देवता बनने की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। यह मूंगफली के बराबर था। देवता बनने के लिए 2000 किंग जेनोजेनिक जीन का आदान प्रदान करना इससे कहीं ज्यादा मूल्यवान था। यदि हान सेन अधिक आशीर्वाद देने को तैयार होता तो प्रत्येक उच्च जाति आशीर्वाद के लिए तब तक भुगतान करती जब तक कि वे स्वयं दिवालिया न हो जाएं। आथा ने बार को देवता बनते देखा था। वह परिणाम से बहुत खुश था। देवता बने बार के बदले में 2000 किंग जेनोजेनिक जीन दिए गए थे। ये वाकई बहुत सार्थक था। यहाँ तक कि डाया रॉबा भी हैरान था। उसने सोचा था कि हान सेन का आशीर्वाद बर्रा के जीन्स को और मजबूत करेगा। उसने सोचा भी नहीं था कि बर्रा तुरंत ही देवता बन जाएगा। यह आदमी बहुत डरावना है। हालांकि डाया रॉबा को बार के देवता बन जाने पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उसे सबसे ज्यादा चिंता थी। सिर्फ दिया रॉबा ही ऐसा महसूस नहीं कर रही थी। उच्च जाति के कई कुलीन लोग हान सेन से डरते थे। यह एक ऐसा डर था जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक राजा वर्ग का प्राणी देवताओं जैसे प्राणियों का निर्माण कर रहा था। यह विश्वास करना लगभग असंभव था। वह पूरे ब्रह्मांड को उलट पुलट कर सकता था। हालांकि आम राजाओं और रईसों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें तो बस यही लगा कि हान सेन ने जो किया है वह कोई चमत्कार है। मिस्टर गॉडफादर बहुत ताकतवर हैं, लेकिन मेरे पास 2000 किंग क्लास जीन नहीं है। अगर होते तो शायद मैं उनसे आशीर्वाद मांगता ताकि मैं देवता बन सकूं। 2000 जेनोजेनिक जीन मेरे पास मौजूद जीन से कहीं ज्यादा है।
क्या वो इसके बजाय औरतें लेगा? अगर हो सके तो मैं अपने शरीर से इसकी कीमत चुका दूंगी। सपने देखना बंद करो, आईने में देखो। क्या तुम गॉडफादर की उन दो औरतों जितनी सुंदर हो? भाड़ में जाओ। उसके पास सारी अच्छी चीजें हैं और उसके पास कमाल की ताकत है। उसके पास तो बेहद खूबसूरत औरतें भी हैं। उसके पास सब कुछ है। हान सेन को ये गॉडफादर की उपाधि बेतरतीब ढंग से दी गई थी। इससे पहले कई लोग हान सेन को भगवान का पिता कहते थे, लेकिन यह उपाधि एक गुप्त उपाधि थी और सार्वजनिक रूप से उन्हें इस उपाधि से संबोधित नहीं किया जाता था। हालांकि इस घटना के बाद गॉडफादर की उपाधि काफी आम हो गई। इससे वह पादरी जैसा लगता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था। हालांकि अब जी यांग शेन सबसे ज्यादा उदास था। उसने बहुत लंबे समय तक हान सेन के लिए रिक्शा चलाया था। उसने उसे 500 किन क्लास जेनोजेनिक जीन भी दिए थे। बदले में उसे कुछ नहीं मिला। इसके बजाय बर्रा को देवता बना दिया गया। यदि ईश्वर ने जी यांग शेन को चीजें दोबारा करने का मौका दिया तो वह हान सेन से कहेंगे, हाँ मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा। अगर उसे पता होता कि हान सेन सचमुच लोगों को देवता बना सकता है तो वह राजा को 2000 से ज्यादा जेनोजेनिक जीन देने को तैयार हो जाता। वह उससे दोगुनी रकम देने को तैयार होता। बस एक ही बात थी कि इससे पहले किसी ने भी यह नहीं माना था कि हान सेन दूसरों को देवता बना सकते हैं। आखिरकार ये बात थोड़ी बेतुकी जरूर लग रही थी। जब हान सेन ने मुख्य क्षेत्र में प्रवेश किया तो हर जाति के राजा बाहर आ गए और हान सेन को चौंका दिया। गुरु हान, मैं आपके लिए 2000 किंग जेनोजेनिक जीन लाया हूं। अगर आप मुझे आशीर्वाद देने को तैयार हैं तो मैं उन्हें आपको दे दूंगा। चले जाओ। ये 2000 किंग जेनोजेनिक जीन्स वाली बात क्या है? गॉडफादर के सामने तुम इतने कंजूस हो। मेरे पास 2500 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स हैं। मुझे पहले आशीर्वाद मिलना चाहिए। मेरे पास 3000 हैं। जी यांग शेन भी हान सेन के लिए 2000 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स लेकर आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चीजें कितनी व्यस्त हैं तो उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें बहुत दुख हुआ।